सॉरी फॉर द लिटिल डिले, थोड़ा सा टेक्निकल हमें डिफिकल्टीज हो रही थी चीज़ों को लेकर। तो आज एक और अनदर एपिसोड लॉकडाउन लाइव के साथ हम लोग हाजिर हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है नवीद ताज गौरी। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, इंशाल्लाह अहमद अली रजा साहब अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं किसी भी लम्हे, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम अहमद अली रजा, कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है अहमद? आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। जी, आप बोलिए। जी, 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 अब ठीक है। हाँ जी, 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 अस्सलाम मैं वालेकुम, मैं ठीक हूँ, क्या अल्लाह का वेलकम। शुक्र है। नवीद भाई, आप खैरियत हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी, बहुत करम शुक्रिया अल्लाह, नवीद भाई। करम अल्लाह का जनाब। और सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने सब मेहमानों की तरह हमारा मान रखा और हमारे साथ जो है वो ये वक्त बिताने की जो हमें सादत दी, हमारे साथ और हमारे देखने वालों के साथ। तो सर, मैं बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर सब लोगों को पहले आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ। अ, रज़ा जो है वो एक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छे दोस्त तो हैं, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पढ़े लिखे, समझदार, बाशऊर, खूबसूरत इंसान है। लेकिन जो दूसरी इनको जो चीज़ें मुमताज़ करती हैं, जो एक जिसे हम समझते हैं कि थोड़ा-सा मेरे लिए जो खुशी का बाइस बनती है, जो ऐसे नौजवानों में, ऐसे लोगों में मैं ये चीज़ देखता हूँ। एक तो ये कि ये अपना जॉब, अपनी बिज़नेस, अपना काम तो कर ही रहे हैं। वो एक इनकी बिल्कुल एक अलग साइड है, एक मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई की कंपनी के साथ है। लेकिन इसके साथ-साथ ये एक इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान सिटीज़न्स अलायंस। इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। हम थोड़ी-सी तफ़सील इनसे पूछेंगे। इसमें ये माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर काम कर रहे हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इसमें ये फूड सपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद ये फिर अपना एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं। बल्कि इनके जो पाकिस्तान सिटीज़न्स अलायंस के अंदर जो है वो अंडर एक स्कूल भी ये रन कर रहे हैं उसकी कोलैबोरेशन में। तो ये भी हम इनसे पूछेंगे कि बच्चों को कैसे, अपना क्या मॉडल है, किस तरह से आप एजुकेट करते हैं, किस तरह से आप माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं। और इस पे मेरे कुछ और भी सवालात हैं। लेकिन उसके अलावा रजा भाई जो है वो ब्लॉगर भी हैं, सॉरी व्लॉगर हैं, यानी कि ये वीडियो लॉगिंग करते हैं। अभी मतलब आप बहुत से फेमस बड़े बड़े व्लॉगर्स का नाम सुनते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त, हमारे भी टैलेंटेड, हर तरह, तो हम इनसे व्लॉगिंग का भी पूछेंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर कि हम भी लॉगिंग करना चाहते हैं। हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए, कितना खर्चा है, कैसे यूट्यूब के ऊपर अर्न करना है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो इनसे डिस्कस करेंगे। तो सर, वेलकम टू लॉकडाउन लाइफ। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप लोगों के कोई कमेंट्स हों देखने वालों के, आप इनसे पूछे व्लॉगिंग से मुतल्लक, इनके जो नॉन प्रॉफिट इनका जो सेटअप है, एनजीओ है इनकी, उससे मुतल्लक, या और भी जो दूसरे दीगर मामलात हैं। एक जो पर्टिकुलरली हम जिस पे बात करेंगे वो सिविक सेंस है। बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करते हैं रजा के सिविक सेंस पे, बहुत जोर देते हैं लोगों के जो शऊर है, जो एक आप सिविक सेंस का मतलब है एक एक हम इनसे ही पूछते हैं सिविक सेंस का क्या मतलब है, फिर उसके ऊपर हम पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। बताएं जी, सिविक सेंस क्या होती है? मतलब तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोगों को पता होगा नवीद भाई। सिविक सेंस का बेसिक सा मतलब ये होता है कि civic is basically derived from a city या a place where people live and sense sound understanding of something। तो बेसिकली जहाँ लोग इकट्ठे रह रहे हों वहाँ के जो नॉर्म्स होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो सर्टेन कोड ऑफ लाइफ होते हैं कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो आपकी कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली हम इनको कलेक्टिवली सिविक सेंस का नाम दे सकते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स अगर वो इन सारे कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करते हैं जहाँ वो रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इनको इनके अंदर सिविक सेंस मौजूद है। ठीक है, ये हो गया सिविक सेंस के ऊपर। तो आप इस पे क्यों बात करते हैं, मतलब क्यों बहुत सारा आपका मैं देखता हूँ आपके लिखने के अंदर भी और आपके बोलने के अंदर भी ये सारी बार बार आप ये फोकस करते हैं कि लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, उस चीज पे। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तानियों में, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा, हमारे हम्म। माशरे में आप मिसिंग देखते हैं, तो जिसके ऊपर आप स्ट्रेस करते हैं कि हमारे लोगों में सिविक सेंस का फुकदान है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि अभी आपको पता है जो हालात करंटली चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, आपको पता है एक बड़ा तबका हमारे मुल्क का जो है वो अंडर प्रिविलेज्ड है। और अंडर प्रिविलेज्ड क्या, अभी जितना लंबा लॉकडाउन हो गया है, मैं तो अब इस चीज़ से जो कि वाबस्ता भी हूँ,
तो जो ये सोशल वर्क वगैरह से तो हमारे सामने ये चीज़ें आती रहती हैं कि जो अच्छे-अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, जो अपने बिज़नेसेस रन कर रहे थे और उसके अलावा जो सफ़ेदपोश लोग हैं, वो बस हो गई है सर उनकी। जितना लंबा ये लॉकडाउन हो गया है, उसकी वजह से लोगों को अपनी जो किचन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं और ये पिछले दिनों बीबीसी ने भी इस चीज़ को कवर किया था बड़े पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानी सोसाइटी ने इस बड़े मुश्किल वक्त में अब देखिए अगर हम बात करें यूरोप की या चाइना की तो उन्होंने तो अपना संभाल लेते हैं, वो तो चूंकि अच्छी तगड़ी इकोनॉमीज हैं तो वो तो संभाल लेते हैं, लोगों को घरों में पहुंचा देते हैं, राशन पहुंच गया, सारा कुछ हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट करना चाहिए, कोशिश की उस एंड पे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हमारे यहाँ मसाइल ज्यादा हैं और हमारा आबादी बहुत बड़ी है और उसमें एक बहुत बहुत बड़ा सेक्शन है जो कमजोर और गरीब लोगों का है। तो हमारे लोगों ने जिस तरह से इस सारी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ दिया है, अपने हमसाये में, अपनी कम्युनिटी में और अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के जिस तरह से लोगों का ख्याल रखा है, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत उस चीज़ को अप्रिशिएट मैं पर्सनली करता हूँ और किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ बात आती है सिविक सेंस की, तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अब कहना पड़ता है कि हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और एक तो सिविक सेंस लोगों के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती अनफॉर्चुनेटली, हमारे एक मेजर जो तबका है उसके अंदर, ज़्यादातर जो प्रोपोर्शन है लोगों का उसके अंदर। और फिर अगर कहीं थोड़ा बहुत है भी लोगों के अंदर तो वो ओवरऑल एनवायरनमेंट हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी ऐसी है कि जो लोग फॉलो करना भी चाह रहे होते हैं ना, वो भी फिर एंड पे आवाजार हो जाते हैं कि यार हम कहाँ टकरे मार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने जब ड्राइविंग स्टार्ट की तो मैं लेन डिसिप्लिन की बहुत पाबंदी करता था, हॉर्न कम से कम बजाना है, इंडिकेटर दे के लेन चेंज करनी है, वगैरह वगैरह। ये एक छोटी सी एग्जांपल है ट्रैफिक की। सिविक सेंस में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन छोटी सी एग्जांपल जो मेरे जहन में भी आई वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब अगर आप, मैं अब लाहौर में रहता हूँ, इस्लामाबाद का अगर आप ट्रैफिक डिसिप्लिन देखें तो बहुत बेहतर है, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी चल जाती है, लेकिन लाहौर पे कहाँ चलती है सर। बाइकर का दिल करता है वो जहाँ से मर्जी आ जाता है, लोग टर्न लेते हुए ख्याल नहीं रखते कि उन्होंने फर्स्ट लेन में टर्न करना है, वो सेकंड या थर्ड लेन में आ रहे होते हैं इवन टर्न लेते हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है एट टाइम्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि ओवर द टाइम मैंने छोड़ दिया रूल्स फॉलो करना, लेकिन नवीद भाई आर यू विद मी? हैंग हो रहा है आपकी आपकी साइड? हाँ नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मेरी मेरी साइड पे कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम आ रहा है, वो जी डिस्प्ले आ जी। रहा था। अच्छा, बात कीजिए, आपकी आपकी आप लाइव हैं। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मैं भी सम टाइम जो है ना वो जाहिर है तंग आ जाता हूँ। मुझे ऑफिस पहुंचना है, अगर मुझे रेगुलरली 30 मिनट्स लग रहे हैं और अगर मैं वो बहुत ज्यादा हर तरह के डिसिप्लिन की पाबंदी करके चलूंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा। तो वो समटाइम से बंदा बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा सा प्रेगमेटिक होना पड़ता है। उसको मैं क्या कहूँ, प्रेगमेटिक कहूँ क्या कहूँ, कि आपको भी फिर थोड़ा सा जो है ना वो वायलेंट रूम बिहेव लाइक रोमन्स वाला काम करना पड़ता है। तो ये इशू है। अच्छा, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कुछ 5-6 मुल्कों में घूमा हूँ दुनिया के अंदर, रहा तो नहीं हूँ बाकायदा किसी जगह, लेकिन घूमा हूँ। तो डिफरेंट कामों के सिलसिले में वक्तन वक्तन जाता रहा हूँ या एक दो जगह वैसे घूमने गया। तो मैंने ये जो बाकी जो महज़ब दुनिया जिसको हम कहते हैं, यूरोप अमेरिका की हम बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, और बहुत स्कैंडिनेवियन हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी बात करते हैं उन कंट्रीज की। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो मेरे ज़हन में अभी आ गई मैं आपको देता हूँ। मैं 2018 की बात है, मैं स्विट्जरलैंड में था आप और आपको मेरी करने आवाज की। जी आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन है बीच में। आपका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लगता है। हेलो। हेलो। नवीद भाई गायब हो गए। नहीं जी, नवीद भाई साथ छोड़ गए। चलें वापसी का इंतजार करते हैं उनका।
हेलो, जी नवीन भाई। अब आ रही है आवाज आपको? जी अब आ रही है जी। ठीक है, वो कुछ आज इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, पहले भी इसकी थोड़ी सी वो देर हो गई थी। मैं कोशिश तो की है कि बाकी सब कम्युनिकेशन कट के थोड़ी सी बैंडविड्थ इधर ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा सा पीछे से कोई मसला आ रहा है। सॉरी, देखने वालों पीछे। के से भी माजरत है, थोड़ा सा हमारे हाथ में नहीं है ये जो टेक्निकल मामलात हैं। तो 2-4 दिन से तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन आज फिर थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लेकिन चले, आप वैसे लाइव आ रहे थे, आप अपनी बात करते रहे। अगर मेरी साइड नहीं आ रही है और आपकी नहीं कट रही, तो आपकी मतलब वो फीड लाइव है कि वो सर्वर के थ्रू है, तो ठीक इसका कोई ठीक इशू नहीं है। अगर आपकी तरफ आपके नेट में प्रॉब्लम आए, आपकी अपनी फीड में, तो फिर आप अपना रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा मैं बात कर ठीक, रहा था अच्छा, आप अपनी कि बात कंटिन्यू कीजिए। आप ड्राइविंग की मिसाल दे रहे थे जैसे वो। ड्राइविंग की तो बात मैंने कर दी। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दे रहा था। 2018 में मैं स्विट्जरलैंड में था, ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था और वहाँ पे जब ट्रेनिंग से फ्री हो गया तो नेक्स्ट डे फ्री था, मैंने जाना था कुछ घूमने फिरने। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है ट्रेन सिस्टम। टैक्सी शैक्सी तो अब यूज़ नहीं करते हैं आमतौर पे, ट्रेन ही यूज़ करते हैं। तो मेरे होटल के जो है ना वो बिल्कुल सामने था उनका मेट्रो स्टेशन। तो मैं वहाँ गया और अच्छा अब उनका जो सिस्टम है वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना था उसको कि कहाँ से मैंने ट्रेन चेंज करनी है, उसके बाद नेक्स्ट लेनी है, फिर नेक्स्ट लेनी है, फिर वापसी पे कैसे करना है। तो रिटर्न टिकट होती है आपके पास ना ट्रेन की। तो अच्छा मैं अब स्टेशन पे खड़ा था, 4-5 लोग और भी खड़े थे साथ में। तो मुझे अब वो जो काउंटर पे थी खातून, उनसे पूछना था कि जी ये कैसे कैसे मैंने ट्रेन चेंज करनी है और वापसी पे कैसे स्केड्यूल कैसे होगा मेरा। तो मुझे अब 1 आध मिनट 1-2 मिनट लगने से दायरा उस प्रोसेस में। तो वो अब जो लोग पीछे खड़े थे, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि अब इन लोगों को वेट करना पड़ रहा है मेरी वजह से। तो मैंने वो जो लेन में 3-4 लोग खड़े थे, मैंने पीछे मुड़ के उनसे माजरत की कि जी मुझे थोड़ा सा, आई एम अ टूरिस्ट और मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। तो वो मुझे 1-2 मिनट की बजाय ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली। तो हुआ ये कि मैंने जब उनसे बात की, अच्छा। 1-2 दफ़ा मैंने उनसे माज़रत की, तो मुझे कोई उनके चेहरे पे नागवारी नज़र नहीं आई। मुझे उनके कोई उन्होंने फ्राउन नहीं किया, घूरा नहीं मुझे कि यार तुम क्यों टाइम लगा रहे हो ज़्यादा, हमें भी जल्दी है वगैरह-वगैरह। और ट्रेन्स का इतना वहाँ पे डिसिप्लिन जो है ना वो टाइमिंग्स होती हैं उनकी कि मैं एक दफ़ा तो मिस कर दी मैंने ट्रेन और चंद सेकंड से। और खैर वो हम्म। सेम टिकट आपकी यूज़ हो जाती है, नेक्स्ट ट्रेन आती है, आप उस पे चले जाते हैं। और एक दफ़ा अगर मैं 1 आध सेकंड लेट हो जाता तो शायद मैं अपनी फ्लाइट ही मिस कर जाता। इतना टाइट होता है उनका ना, इतना टाइट डिसिप्लिन है उनका ट्रेन्स वगैरह के आने का। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल देने का मकसद ये था कि अच्छा मैं अब वापस आता हूँ उस चीज़ पे जहाँ से आपने पूछा था कि जी क्यों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए सिविक सिविक सेंस और मैं क्यों इस पे इतनी बात करता हूँ। मैं नवीद भाई इसको सिर्फ एक एक तो चीज़ होती है कि सिविक सेंस जो है वो जहाँ प्रिवेल करती है, लोग दे फील एट ईज विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जो है वो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। किसी के राइट्स आप जो है उसको उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे होते, उसको छीन नहीं रहे होते उससे। और उसके अलावा बहुत सारी, अब अगर उस पर हम डिटेल्स में जाएंगे तो सिविक सेंस में सिर्फ ट्रैफिक या ये क्यू वगैरह की बात तो नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिविक सेंस को रिलेट करता हूँ इवन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और सोसाइटी के अंदर पीस के साथ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है? और उसकी मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि जहाँ पे सिविक सेंस प्रिवेल करती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखते हैं, जहाँ अपने हुकूक और फ़राइज़ दोनों का ख्याल रखा जाता है, ना कि सिर्फ हुकूक का कि जो हमारा ये राइट है वो हमें मिलना चाहिए, फ़राइज़ की हमें कोई परवाह नहीं होती। तो जहाँ पे सिविक सेंस स्ट्रांग होती है लोगों के अंदर, वहाँ पे आपको एज अ रिजल्ट डिसिप्लिन नजर आता है लोगों की लाइफ में। और जब डिसिप्लिन डिसिप्लिन नजर आता है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो, मैंने जो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर ये चीज देखी है, वो बढ़ जाती है। लोग ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से सही। काम करते हैं और दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। और आपका जो सोशल डिसिप्लिन है, और फिर मैं दूसरी बात की पीस की। अब बहुत दफा आप ये चीज देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग चूंकि लेन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक के दौरान भी नहीं करते, फिर कहीं लग जाती है गाड़ी, किसी के साथ बाइक लग गई, कुछ हो गया, फिर लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। या आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, या आप यूटिलिटी का बिल अगर आप जो है वो अदा करने गए हैं, और किसी जगह आप बैंक में लेन में खड़े हैं, किसी भी जगह पे खड़े हैं, तो लोग लेन तोड़ते हैं और आपको गुस्सा आता है। और आपको पता है कि वो वहाँ जगह जगह फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शन होती है लोगों के दरमियान। तो
इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको पीस के साथ भी जोड़ता हूँ। और अगर हम इसको लार्जर सेंस में देखें, तो अगर जहाँ जिस सोसाइटी में सिविक सेंस प्रिवेल करती है, वहाँ लोगों के अंदर टॉलरेंस होती है, उनके अंदर इंक्लूसिविटी का एलिमेंट होता है। वहाँ पे ये नहीं होता कि जी बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो बस यही ठीक है, मैं किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनूंगा, या मैं किसी दूसरे के लिए टॉलरेंस नहीं होगी, बस जो बात मैं समझता हूँ ठीक है वही मुझे मनवानी है। तो ये भी एक चीज रिलेट करती है सिविक सेंस के साथ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिविक सेंस का इतना अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में, तो लोग यही समझते हैं कि जी ट्रैफिक के अंदर अगर आप लेन डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो आप सिविक सेंस रखते हैं, या अगर आप कहीं बैंक के अंदर खड़े हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, आप लेन के अंदर, वो हमारे यहाँ ज्यादातर लेन के बारे में जो है ना वो सिविक सेंस को रिलेट किया जाता है। हालांकि ये इस चीज से भी रिलेट करता है कि आपने खाने के टाइम पर रिश्तेदारों को विजिट नहीं करना, ठीक है, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने सोने के टाइम अच्छा, पे उनको विजिट नहीं करना। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जनाब किसी भी टाइम पे कॉल्स का घर पे कॉल्स रात को हम 2 बजे 3 बजे लोगों को कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं रात को 3-4 बजे लोगों को। ऐसे हम इसमें ये नहीं सोचते किसी का, और अगर कोई बंदा आपकी कॉल पिक नहीं कर रहा, वो काट रहा है, वो बिजी कर रहा है, इवन के वो आजकल तो मोबाइल्स में ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं, आप कर देते हैं कि कांट टॉक राइट नाउ, कॉल लेटर, तो लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, लोग उसको नहीं देखते हैं। मतलब मेरा ख्याल में तो ये एक बहुत शायद ये भी एक सिविक सेंस का हिस्सा होना चाहिए कि हमें मोबाइल नंबर वगैरह शेयर नहीं करने चाहिए शायद। मेरे ख्याल में कि बड़ी पर्सनल चीज है, क्योंकि लोग मेरे ख्याल बाज नहीं आते कैसे लोगों को, मतलब आप पढ़ाते हैं ये सिविक सेंस कैसे, मतलब पढ़ाने से मतलब है कि बताते लोग बैठ के इस पे बात करते हैं, अपने लोगों को ये टीच करते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद आप अपना ये व्लॉग में भी इसी पे बात करते हैं, क्या किन मौजूआत के ऊपर आप, मतलब इसमें से जो मैं जरा से नैरो डाउन करना चाह रहा हूँ कि एक ब्रॉडर आपने सिविक सेंस का बताया, अब जो सिविक सेंस जो मतलब पर्टिकुलर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे जो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे कि अभी ड्राइविंग करना, डिसिप्लिन का ख्याल रखना, क्यू में खड़े होना, अगर हम इनकी रैंकिंग करें तो टॉप इश्यूज कौन से हैं पाकिस्तानी कौम के, आप सोचें कि ये 4-5 चीजें हल हो जाए तो हम, हमारा जो चेहरा है, हमारा जो इमेज है, हमारी जो मामलात है वो बेहतर हो जाएंगे। सर ट्रैफिक की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो टॉप 5 के अंदर तो जरूर आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ पर्सनली, हो सकता है ये गलत हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी भी कॉम का डिसिप्लिन ना आपको रोड के ऊपर नजर आ जाता है। लोग रोड के ऊपर कैसे ठीक है। बिहेव करते हैं, शायद ये किसी की सेइंग भी है, आई एम नॉट श्योर, मे बी किसी की हो, तो शायद मैं सेम बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि रोड के ऊपर आपको किसी कॉम का जो ओवरऑल रवैया है, उनके अंदर कितना डिसिप्लिन पाया जाता है, वो क्लियरली नजर आ जाता है, लोग कैसे मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर। तो एक ये ठीक चीज है, है। एक रोड को आप बहुत अहमियत देते हैं कि रोड के जो भी साइंस हैं, डिसिप्लिन है, जो भी जी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो एक जनरल सेंस है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ तो आपने बाएं हाथ पे चलानी है, आबादी में आपने जरा स्पीड को कम रखना है, आपने मतलब अपना गलत लेन में नहीं जाना, क्रॉस नहीं मारना किसी को बिना इंडिकेटर दिए, ये सब चीजें आप कह रहे हैं कि ये जो ड्राइविंग की ओवरऑल सेंस है, ये सिविक सेंस में आप इसे टॉप 5 में समझते हैं, और बिल्कुल तीन ऐसे ही। चार और चीजें इसके और हमें। अलावा अगर इसके इसी में ट्रैफिक में ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसी के साथ, कि अगर कभी कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, मेरे साथ भी ठीक है। बहुत दफा हादसा होता है, मतलब छोटे मोटे हो जाते हैं कि कहीं लग गई गाड़ी, मेरी गलती से लग गई, किसी और की गलती से लग गई, तो हमारे यहाँ उसके ऊपर हम फौरन फटा शुरू कर देते हैं, कि लड़ाई शुरू कर देते हैं, कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप पोलाइट होकर बात करें, और अगर आप फेयर होकर बात करें, अगर आपकी गलती है, आप मान लें कि मेरी गलती है, तो बहुत दफा अगर दूसरे का नुकसान भी हुआ ना, तो लोग छोड़ देते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, मेरी गलती की वजह से हल्की सी एक दो दफा किसी की गाड़ी हिट हुई, और मैंने बाहर निकलते ही मैंने उनको ये नहीं कहा कि भाई ये तूने क्या किया है, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने देखा, अपनी गाड़ी को देखा, उनकी गाड़ी को देखा, जो नुकसान हुआ, मैंने कहा जी मेरी गलती है, आप बताइए मैं कैसे आपको कॉम्पनसेट कर सकता हूँ। ये भाई वो शादी में भी ऐसे ही है, अगर कुछ नहीं शौहर कर अपनी गलती मान ले तो उसमें भी एक्सीडेंट नहीं होते। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, ये अब आप बेहतर बता सकते हैं, तो अगर आप कह रहे हैं तो यकीन सही कह रहे हैं। नहीं, मैं कहा हादसा तो कहीं भी हो सकता है ना, वो घर में भी कोई बेलन उड़ता ये हुआ आ सकता है, तो इसलिए शोरों के आपकी साथ होने वाली है, शोरों मैं के इसलिए साथ इसलिए आपको होने वाली इसलिए बता रहा हूँ, आपको टिप दे रहा हूँ आपको, तो इसलिए वो भी शोरों गलती के मान ले साथ ही आप। मखसूस है कि मतलब शोरों नहीं माननी है, बीवी भी मान लेती है कभी कभार। नहीं, बीवी नहीं मानती है, वो बीवी नहीं होती जो मान ले गलती। अच्छा, चले मैंने अगले अगले और कोई मेजर जो आप पॉइंट्स है 2-3 जो सिविक सेंस के हाँ जी, पाकिस्तानियों उसके के अलावा तमाम सूबों में ट्रैफिक लैग करते हैं, तमाम जगहों।
सर एक तो ये ट्रैफिक की बात होगी ना, ये भी लॉ से रिलेटेड है। इसके अलावा लॉ की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम बहुत कम रेशो में नजर आती है। और वही जो शुरू में मैंने बात की कि जो होते भी हैं वो भी तंग पड़ जाते हैं कि यार हम कहाँ फंसे हुए हैं, वो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आप खड़े हैं, दूसरे लोग आगे जाते जा रहे हैं लेन तोड़ तोड़ के, तो जाहिर है आप भी एंड पे कहेंगे यार ठीक है, या तो आप लड़ना शुरू कर देंगे या फिर आप कहेंगे कि ठीक है मैं भी ये करता हूँ। तो एक ये चीज है। अच्छा, लॉ डिफरेंट फॉर्म्स में जाहिर है, जहां पे आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और आपने दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, तो बहुत सारी जगह ऐसी होंगी कि जहां पे आपकी जात दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा इशू है हमारा सफाई का। ठीक है, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइज सोसाइटीज हैं वहां पे तो हालात बेहतर हैं, लेकिन जो अनप्लान्ड हमारी लोकेलिटीज होती हैं वहां पे ये स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम देखने में नजर आता है हमें कि गार्बेज जगह जगह पड़ा हुआ है और लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे कि जनाब उनकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपना कूड़ा किसी और की तरफ फेंक दिया। मतलब ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो हम मेरा ख्याल है बचपन से सुनते हैं, जिनके ऊपर हम बात भी करते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये चीजें इतनी जो है ना वो अहम है कि ये सोसाइटी के ओवरऑल एटीट्यूड्स को शेप करती हैं। ठीक है, अगर एक जिम्मेदार इंसान है ना, वो मुसलसल देखता है कि उसके घर के बाहर लेट से कोई उसका हमसाया जो है ना हर रोज कूड़ा फेंक रहा है, वो कितनी देर उस चीज को टॉलरेट करेगा, आखिर वो उस हमसाये से बात करेगा। अब और ये मैं आपको रियल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मतलब मेरा डायरेक्ट मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, लेकिन दूसरे लोगों की जो मैंने पढ़ी एग्जांपल्स, कि इसके ऊपर बाकायदा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं फिर। ठीक है, और लोग कहते हैं ठीक है यार तुम ज्यादा अपने आप को समझते हो, तुम म्यूनसिपल वालों को बुला लो, मुझे क्यों सबक दे रहे हो कि भाई मैं ये सफाई करूं, मैंने तो इधर ही फेंकना है। ठीक है, तो इस तरह का एटीट्यूड। अब ये बज़ाहिर देखने को छोटी छोटी चीजें हैं कि जी आपने दूसरे के हक का ख्याल रखना है, आपने कूड़ा नहीं फेंकना, आपने ट्रैफिक डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, आपने रोडनी एयरपोर्ट पे, या आपने बैंक के अंदर या बाकी जगहों पे कतार नहीं तोड़नी वगैरह वगैरह, लेकिन ये चीजें हमारे ओवरऑल रवैयों को शेप कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम फर्दर इस चीज के ऊपर आते हैं कि मैं एक चीज आपको बताऊं, आपकी आपकी बात को जरा बड़ा करता हूं। मैं एक दफा एक पोस्ट भी लगाई थी तस्वीर खींच के, मेरा भावलपुर जाना हुआ, वहाँ हमारे साहब एडमिट थे मेरे विक्टोरिया हॉस्पिटल, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, क्यूएमसी काइजर मेडिकल कॉलेज। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जी क्योंकि वहां पर जो है ना वो मैंने पोस्ट लगाई थी, और ये लेकिन ये रवैया वहाँ की सिर्फ मिसाल है, ये हर जगह मतलब आप तकरीबन लोग जो है वो जी एटीएम एक्चुअली होल्डर है। एटीएम मशीन में मैं वहां गया हूँ, कायदर मेडिकल कॉलेज के अंदर एटीएम मशीन लगी हुई है। अब अब हम जब मेडिकल की बात करते हैं ना, वहां पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रीम आती है, वो एंट्री टेस्ट देके आती है, वो काफी 12-14 साल वो पढ़ के अच्छी तरह रट्टे से लेके और मतलब पता नहीं क्या क्या करके और किस तरह से करके वो माँ बाप के बच्चे जो है ना वो वहां पहुंचते हैं और वो डॉक्टर बनते हैं। वहां भी 3-4 साल 5 साल वो लगा रहे हैं वहां जो एटीएम मशीन है। तो मैंने वहां देखा, और एक दिन की बात नहीं 2-3 दफा वहां जाना हुआ कि टोकरी पड़ी है, और तमाम जगह ही ऐसा होता है, लेकिन बाकियों को मैं इसलिए मार्जिन दे रहा हूँ कि चले हम कहते हैं कोई भी आता जाता है जी ये वो, और वो टोकरी अभी भरी भी नहीं है, और वैसे भी पर्चियां फाड़ के आप उसे जरा सा दबाएं तो भी, और तमाम वो जो पर्चियां लोग, अब तो उस पर्ची निकालने की जरूरत क्या, बैलेंस की आपको वैसे मोबाइल से स्क्रीन से आजकल चेक हो जाता है, वो आपसे पूछता भी है कि आपको रसीद चाहिए, लेकिन हमने वो पर्ची निकालनी है, उसको देखना है एक नजर, उसको फाड़ना है, और फाड़ के फिर टोकरी के अंदर भी नहीं, हाथ के नीचे वो करना, उसको बाहर फेंक देना। और आप यकीन करेंगे वहां गार्ड बैठा था, मैंने उसे एक्चुअली बुलाया, मैंने कहा कि ये आप मतलब इधर लोगों को ये हो ना थोड़ा सा धचका सा बंदे को लगता है। उन्होंने कहा ये तो सारे नहीं सुन रहे, बड़ी बड़ी क्या है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा शायद टोकरी छोटी है होगी ये वो। अच्छा, मैंने उन सबको यूं समेटा, समेट के मैंने उसको टोकरी में डाला, टोटल 10 सेकंड लगे होंगे, और टोकरी में अभी मतलब उसको मैंने जब प्रेस किया तो आधी जगह वो टोकरी की मजीद और मतलब निकल आई। और ये ऐसा नहीं है मैं पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, चिश्तिया में, मतलब मैं कहीं गया हूँ, हम एक बेसिक सी मतलब ये पर्ची वाली आदत को उसको टोकरी के अंदर, मतलब आपने सफाई की बात की तो मुझे इससे याद आया, तो आप तो बात कर मोहल्लों के अंदर हम गंद उठाएं, आप बात कर रहे हैं कि अपना मतलब किसी के घर के आगे कूड़ा ना फेंके। यहाँ पर वो कुछ अर्सा पहले ये हुआ है, आपके भी शायद लाहौर में भी हुआ होगा कि वो यूनियन काउंसिल वाले उन्होंने ये बड़े बड़े ना वो लोहे के टीन के वो ड्रम से लगा दिए यूनियन जी काउंसिल में थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ना, कि आप घरों से आए और कचरा उसमें फेंक दें, तो जिस रोड से गाड़ी गुजरती है तो वो सुबह म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है यूनियन काउंसिल की, वो उठाती है उनको कचरे को, वो लिफ्ट करती है, डाल के वो ले जाती है। यहाँ मैं रावलपिंडी में हूँ तो वो मैं देखता हूँ। अच्छा, लोग आएंगे घरों से, और वो जो शॉपर है उसको घुमा के जो है ना वो मतलब मारेंगे, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर पड़ा होगा।
ये अच्छा। क्या मतलब, ये कितने कितने के स्कूल चाहिए हमें इस बात को समझने के लिए, कितने के लोग हमें मतलब ये बताएंगे, कितने के फोरम पे ये बात होगी, कितनी की जगहों पे मतलब हम ये इसको डिस्कस करेंगे, ये क्या मतलब कैसे। नवीद भाई इसके लिए ना, आप नहीं सिंगापुर की आपने ये, नाम लिया। जी जी, सिंगापुर में भी ऐसे ही है। सिंगापुर तो बहुत बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन है। मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा था, लेकिन सिंगापुर में बहुत नाम लिया। जबरदस्त डिसिप्लिन है। हाँ जी, आप सिंगापुर गए भी थे, मैं तो उसमें मतलब वहां तो च्युइंगम के ऊपर भी फाइन है कि अगर आपने च्युइंगम को जो है ना वो सड़क पे फेंक दिया तो उसके ऊपर भी शराब फाइन ढूंढ है। के भी आएंगे तो जनाब। ये कैसे सुधरेगी, मुझे तो नहीं कोई उम्मीद नजर आती। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हमारी कोशिश है बात करें, आप भी लगे रहते हैं, लेकिन एक ऑनेस्ट आंसर करें, आपको कोई उम्मीद है? सर उम्मीद जो है ना, वो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। और जो आप कह रहे हैं ना कि कितने स्कूल बनाएं, किस तरह से करें, इस चीज़ के ऊपर ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जितना मर्जी सर इस चीज़ के ऊपर आप जो है ना वो सर खपाते रहें लोगों के साथ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप इंकलकेट कर सकते हैं बच्चों में उनके बिल्कुल बचपन से। जो बच्चा ये सारा गन देखते हुए बड़ा हो गया ना, आप जितना मर्जी सर खपा लें उसके साथ, उसने नहीं भागा ना। वो छोटी परसेंटेज होगी, मैं एब्सोल्यूट बात नहीं कर रहा, छोटी सी परसेंटेज होगी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज में चली जाती है लेट्स से, तो वहां जाके कुछ उनमें से भी थोड़ा सा पोर्शन वो फिर डिसिप्लिन सीख लेता है इस चीज का। ये चीज हमें अपनी बेसिक स्कूलिंग के अंदर इंकलकेट करने की जरूरत है, जैसे जापान के अंदर होता है। ठीक है, आप वाकिफ होंगे इस चीज के साथ कि जापान में वो मेरा ख्याल है पहले 7 साल गालिबन वो कोई फॉर्मल एजुकेशन होती नहीं है बच्चों की, कोई किताबों का बोझ नहीं होता उनके ऊपर, उनको बेसिक एथिक्स सिखाए जाते हैं और उनको सोसाइटी के नॉर्म सिखाए जाते हैं, उसके बाद उनको फॉर्मल एजुकेशन में। और मजे की बात ये कि मैं, डेनमार्क में भी ऐसे ही है, और भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऐसे है, बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही है कि जहां पर जो है ना बच्चों को पहले मैनरिज्म, एटिकेट, ये जो एक सिविक सेंस जिसकी आप मतलब एडवोकेसी करते हैं, ये सब चीजें जी सिखाई जाती हैं। अच्छा, मैं साथ साथ चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप उनका भी मतलब सलाम दुआ करते जाएं, उनके साथ जो कोई जी सवाल है या कमेंट है उस पर भी बात करते जाएं। जी। अब्दुल कादर गौरी साहब हैं हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। फैसल शहजाद हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। सलमा वसीम है हमारे साथ, रेगुलर व्यूअर है, ये कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मंसूर अख्तर गौरी साहब कल हमारे मेहमान थे, बल्कि ये भी एक एजुकेशनिस्ट है, ये कह रहे हैं कि हमारा इज्तिमाई अलमिया है, ये हमारा इज्तिमाई अलमिया है क्योंकि हमारे तालीमी इदारों में सिर्फ किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तरबियत के अंसर का फुकदान है। सर तरबियत, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो एक मोहतरमा को सुन रहा था, व्हाट्सएप पे किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था उनका। तो वो ये कहती हैं कि हमारे जब हम तालीम ले रहे थे तो उस टाइम पे तो कह रहे हैं तालीम और तरबियत हमेशा इकट्ठे होती थी, और अब आपको तरबियत का जो वर्ड है ना तालीम के आपकी साथ वो नजर ही आपकी नहीं आवाज आता। कट रही है, अगर आप रिफ्रेश कर सकें अगर। जी जी, मैं दोबारा बात करूं या रिफ्रेश करूं? आपकी आवाज कट रही है। जी, अब बेहतर है आवाज? नवीद भाई अब बेहतर है? आपकी आवाज कट रही है। मैं जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ जी। एक और हवाले से, सिविक सेंस के हवाले से, कि जैसे कि अभी अपना अहमद रजा ने कहा है कि सिविक सेंस बहुत से मामलात में एक जनरल सेंस का नाम है कि एक एज ए सिटीजन, एज ए शहरी, अपने आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, आप खुल के कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि हम इनसे बात करें, क्योंकि व्लॉगिंग करते हैं, लिखते हैं, ये इस पे बात करते हैं, तो इनसे इन सवालों के जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं इन चीजों के। जी, आप आवाज आ रही है जी वो? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी ना इको बहुत आ रही है, कोई और विंडो या फेसबुक वगैरह तो नहीं खुली हुई है? एक दूसरा ये कि अगर इसके बगैर आप हैंड फ्री के बगैर ट्राई करें डायरेक्ट मोबाइल से, शायद हम्म, आवाज कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। जी अब बेहतर है आवाज? जी, अब बेहतर है मेरे ख्याल, थोड़ी सी। मुझे, मैं हैंड फ्री इसलिए लगाई थी कि वो मोबाइल थोड़ा सा फासले पे है ना, तो आवाज बहुत लो ना हो जाए, कम ना हो जाए बहुत ज्यादा।
नहीं ठीक है, बिल्कुल आप बात कीजिए। आप ये सवाल इन्होंने जो तरबियत की बात की है हाँ जी, मैं कि आपको तालीमी, इन्होंने बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि तालीमी इदारों से मसला ठीक हो सकता है अगर तालीमी इदारे तरबियत करें। सर आप इससे खुला मुत्तफिक हैं कि? तालीमी इदारों से बिल्कुल मैं 100% ना सिर्फ मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि हल ही ये है कि जो मैंने आपको खुद ये एग्जांपल दी कि तालीमी इदारों के अंदर, मैं भी थोड़ी देर पहले किसी ने, मेरे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था, तो मैं उनको एक मोहतरमा को सुन रहा था जो कि तालीम के पेशे से वाबस्ता है। तो वो फरमा रही थी कि जब हम बड़े हो रहे थे, वो बुजुर्ग खातून है, तो वो कहती थी कि उस टाइम तालीम और तरबियत हमेशा एक जगह पे इकट्ठी चीज होती थी, तालीम के साथ हमेशा तरबियत जुड़ी होती थी। अब तो कमर्शियलिज्म और सारी चीजें आने के बाद तालीम के साथ तरबियत का वर्ड ही आपको वो नहीं मिलता, गायब हो गया बिल्कुल। क्योंकि आपको बस एक भीड़ चाल है और लोग उस भीड़ चाल से हट के चलने को तैयार ही नहीं है। पेरेंट्स को भी यही मसला है। नवीद भाई, मैं बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना वो नहीं कर आप देता हूँ करें, यहाँ। खुल के करें, खुल मैं के करें। अगर, ये तो एक मसला है ना मुआशरे का, मेरे से अगर पूछा जाए ना कि कोई भी दोस्त अगर ये कहे कि आप मुख्तसरन बिल्कुल ब्रीफ तरीके से बताएं एक दो पॉइंट्स में कि हमारे मुआशरे के जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं या यहाँ तक हम क्यों पहुंचे हैं, उनकी बेसिक एक दो रीजंस बताएं, तो मैं दो रीजंस हमेशा जो है ना वो बताऊंगा। एक, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स ने तरबियत करना छोड़ दी है, ठीक है। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो ठीक तरबियत, अच्छी तरबियत करना छोड़ दी है, और उसमें बहुत केयरलेसनेस है, मैं समझता हूँ पेरेंट्स की। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पर अलग से बात हो सकती है कि उस तरफ जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। दूसरी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो उलेमा का किरदार है, वो कतई तौर पे वो नहीं है जो होना चाहिए। हमारे मेंबर से, हमारी मस्जिद से आज भी वही रिवायती गुफ्तगू होती है जो हम बचपन से सुन सुन के, एक ही चीजें जो है ना वो रट ली हैं हमने सुन सुन के। और हमारे जुम्मा के खुतबा में उसके अलावा जो हमारे मेंबर मस्जिद से आवाज आती है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। मैं बचपन से एक ही चीज सुनता आ रहा हूँ, ठीक है, वही सेम चीज। बहुत कम मुझे कोई ऐसे लोग मिलते हैं और जिनको देख के सुन के मुझे खुशी होती है कि जो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, जो इस चीज के बात करते हैं कि सोसाइटी में मौजूदा जो प्रिवेलेंट इश्यूज हैं उनका क्या हल है, उनकी रीजंस क्या है, उनका हल क्या है। वरना सारे लोग वही रिवायती गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो अक्रॉस द कंट्री एक ही चीज कर रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो इंतहाई, अब ये क्यों मैं समझता हूँ कि एक जो इंसान है उसकी जो पहली तरबियत ज़ाहिर है उसके घर से होती है, उसके माँ बाप से होती है, ठीक है। और अगर वो अच्छी नहीं है, वहाँ माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसको एथिक्स नहीं सिखाए, तो वो जब बड़ा हो के मुआशरे के अंदर आएगा। और आजकल का जो मुआशरा है ना सर, स्पेशली जो 90s, मेरी पैदाइश 90 की है, तो अर्ली 90s या लेट 80s वाले जो हम लोग हैं ना, हमने तो फिर भी थोड़ा सा मतलब पिछले दौर से थोड़ा कनेक्टेड थे। ये जो सोशल मीडिया के आने के बाद और मोबाइल फोन और लैपटॉप और इन सारी चीजों के बहुत ज्यादा आम होने के बाद जो जनरेशन बड़ी हुई है, इन लोगों का प्रॉब्लम जरा डिफरेंट है। आजकल मैं जब अली मीर साहब को सुन रहा था लाहौर में ही, और ये बात मैं पहले भी बिलीव करता था, उनकी बात सुन के मजीद मैं पक्का हो गया मेरा ये बिलीव कि हमारा प्रॉब्लम आजकल ये नहीं है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी करनी है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है आजकल के माहौल के अंदर कि हमें प्रोसेस करना मुश्किल हुआ था कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है, कौन सी हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है जी। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के होते हुए जब वो सोसाइटी में आते हैं ना, वो बच्चे जिनकी तरबियत पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती, तो उनको कुछ समझ नहीं आता। वी आर ब्रिंगिंग अप कंफ्यूज्ड, मैं कहूंगा बच्चे, जो कि जब मुआशरे में आते हैं तो उनको जो दुनिया का व्यू है ना, उनका बड़ा कंफ्यूज है। उनको नहीं समझ आ रही होती कि क्या ठीक है क्या नहीं है। वो जो भीड़ चाल उनको नजर आती है अपनी कंपनी के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरे मीडिया के ऊपर, वो उस तरफ चल पड़ते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो उलेमा का किरदार है, वो ये इसलिए मैं अहम समझता हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी मेजोरिटी रिलीजन को बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना रिलीजियसली फॉलो करना किसी चीज को, तो वो हमारी रिलीजन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लोगों की है। ऑल्दो के नंबर बहुत कम हो गया है पहले से, ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन है बॉन्डिंग। उलेमा का जो किरदार बनता है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, मैं समझता हूँ वो ये है कि वो सोसाइटी के जो प्रेवलेंट इश्यूज हैं वो उनके ऊपर बात करें, लोगों को वो खुद उन मसाइल को पहले तो समझें और फिर उसके बाद लोगों को समझाएं और फिर उनको गाइड करें उस चीज के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम तादाद है ऐसे लोगों की हमारे यहाँ जो इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। और बदकिस्मती से जो दो चार लोग हैं हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लेता, वो भी शदीद तनकीद की जद में आते हैं, बाज़ औक़ात की छोटी मोटी बात की वजह से।
तो हमारे यहाँ वो जो किसी चीज को कहते हैं ना बुनियाद सेट करना, वही ठीक नहीं है। पहली बुनियाद ये है कि घर से तरबियत होना बहुत ठीक नहीं है। उसके बाद जो दूसरी हमारी से स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है रिलीजन के साथ, तो वहां से जो हम टीचिंग्स ले रहे होते हैं वो ऐसे लोगों से ले रहे होते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन चीजों की, और मौजूदा हालात के अंदर किस तरह से हमें अपने लोगों को गाइड करना चाहिए, किन चीजों के ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए। वो वही सारे किस्से कहानियां वही किताबें खोल के मस्जिदों के अंदर हर दफा सुना देते हैं। और मैं आपको से एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं गुलबर्ग में, मैं ऑफिस है मैं एक दफा नमाज पढ़ने गया वहाँ कहीं मस्जिद में, तो वहाँ के जो खतीब साहब हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तबीयत के मालिक हैं, उनकी गुफ्तगू से ही आपको नजर आ जाता है। तो मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं ना मेन हॉल में अंदर जाके बैठ गया। तो वो गुफ्तगू कर रहे थे जनाब लिबास के ऊपर। अब मैं ये बिल्कुल इस चीज का कायल नहीं हूँ कि लिबास की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है लिबास के सर्टन कुछ कोड इस्लाम ने भी बताए हैं, सोशल कोड्स भी होते हैं सर्टन आपको फॉलो करने के लिए, लेकिन मैं कोई काबिल एतराज उनके लिबास में तो नहीं बैठा हुआ था। तो वो लिबास के ऊपर बात कर रहे थे, और आप यकीन जाने कि वो अभी मेरे ज़हन में ताज़ा है, उन्होंने इन नज़रों के साथ मेरी तरफ देखा और देखते रहे काफ़ी देर तक। मुझे लगा कि वो थोड़ी देर बाद कहेंगे भैया आप यहाँ से ना तशरीफ ले जाएं, आपका लिबास ठीक नहीं है। तो मतलब ये एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई। हमारे उलमा हजरात का, मौलवी हजरात का बदकिस्मती, शदीद बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि अभी भी रवैया ये है कि वो इन्हीं ट्रिवियल इश्यूज के ऊपर उनका सारा जोर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन चीजों के ऊपर बात ना करें, लेकिन सारे का सारा जोर जो है ना इन चीजों के ऊपर है कि जी कपड़े कैसे होने चाहिए, वो पुराने किस्से एक ही उन्होंने जो रटे होते हैं वो सुनाए रहते हैं, बुक्स खोल के वही पुरानी जो है ना कहानियां सुनाते रहते हैं। तो जो मौजूदा इश्यूज हैं अनफॉर्चुनेटली उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहला तो मसला ये है बहुत बड़ा। अंडरस्टैंडिंग होगी तो बात करेंगे, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर जाहिर है जो सही। लोग उनको सुनते हैं वो भी एक सुपरफिशियल सी गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, और वो बस इसीलिए जाते हैं कि बस वो एक रिवायत पूरी करनी है हमने। क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर टू जो कॉन्सेप्ट है मस्जिद का, वो तो कम्युनिटी सेंटर्स का है, और वो तो हमारे यहाँ तो बदकिस्मती पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही मैं समझता हूँ कि तकरीबन रुझान ना होने के बराबर है कम्युनिटी सेंटर, मसाजिद का जो है ना कम्युनिटी सेंटर होना। तो और फिर माशाल्लाह से दुनिया की 40% आबादी भी हमारे ये 2-3 मुल्कों के अंदर ही है। चलें चाइना तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को मिला के एक बहुत बड़ा नंबर है मुसलमानों का, 1/3 तो मेरा ख्याल है, 1/3 से ज्यादा शायद नंबर जो है वो मुसलमानों का यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है उनके अंदर ये मैं समझता हूँ कि ये दो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जिनकी वजह से हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गए हैं। जब तरबियत का म्यार घरों में बेहतर था तो बाहर आने वाले लोग भी बेहतर थे जो सोसाइटी के अंदर बड़े होके आ रहे थे, और जब उलेमा इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रखते थे तो उस लिहाज से भी चीज़ें बेहतर थी। बहरहाल अच्छा ये तो मैं ये का हल यही है कि हम अपनी जो तालीमी निसाब है, हमारे जो स्कूल्स हैं और हमारे ज़ाहिर है जो घर हैं उनके अंदर ये चीज़ जब तक प्रॉपर प्लान तरीके से, प्रॉपर गोल सेट करके जब तक ये शुरू नहीं होती, तब तक मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम बहुत जल्दी को तब्दीली देखेंगे इस चीज़ के अंदर। आप रोड्स पे जितना मर्जी लोगों से सर कपाते रहें, ट्रैफिक पुलिस जनाब वो कैंपेन्स करे, हाँ लॉ का स्ट्रिक्ट कर देना एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ सारे सेट हो जाते हैं। हमारे ही पाकिस्तानी हम कॉमनली ये बात करते रहते हैं ना कि दुबई जाके सही हो जाते हैं बाहर मुल्क में जाके, तो लॉ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो लोगों को, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ से मेरे जहन में आ गई कि अगर आप लोगों को जबरदस्ती कोई चीज़ फॉलो कराते हैं तो वो कर तो लेंगे, लेकिन वो अंदर से तो तब्दील नहीं होते, वो जब भी मौका मिलेगा तो वो गलत काम करेंगे। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ सिंगापुर। सिंगापुर मैं तकरीबन नहीं, मैं इनफैक्ट 3 दफा जा चुका हूँ। तो वहाँ पे मेरा बहुत सारे लोगों के साथ गपशप होती रहती है, क्योंकि मेरा एक्चुअली काम हमारी जो कंपनी डील करती है, वो जिस कंपनी के साथ उनका, जिस कंपनी को मैं देख रहा हूँ बेसिकली, उनका जो रीजनल ऑफिस है वो सिंगापुर है, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो हमारी मीटिंग वगैरह भी वहाँ होती है। तो मैंने सिंगापुर में बहुत सारे लोगों से, मैं जब फिरता हूँ, मैंने ब्लॉग भी बनाया, मैं अभी उसको यूट्यूब पे ला तो नहीं सका, उसको अभी कंपाइल नहीं किया मैंने, लेकिन मैं बनाया अभी लास्ट ईयर जब नवंबर में गया था। तो अच्छा, मैं जो लोगों से मैंने वहाँ पे कम्युनिकेशन की, मुझे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई ये वाली कि वो लोग अपनी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते इस चीज़ के लिए कि हमने अपनी सोसाइटी को ठीक करना, और ये बात वो वर्बली कहते भी हैं कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट शुड कम जब कोई और हल ना बचे। हम एज अ सोसाइटी अपने मुल्क को ओन करते हैं, और हम एज अ सोसाइटी ये समझते हैं कि हर इंडिविजुअल का ये फर्ज है कि वो अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करे, और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का रोल तब आना चाहिए जब एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी खत्म हो जाए। ठीक है सर।
और शायद बहुत कम सही। लोगों को ये पता होगा कि सिंगापुर की जो एज है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 52-53 ईयर्स है। ठीक है, 1965 के अराउंड 1962 में मेरा ख्याल है ये ब्रिटिश से इनको इंडिपेंडेंस मिली है, फिर ये मलेशिया के अंडर थे और सही। शायद 68 में इनको जो है ना वो मलेशिया से फिर ये लगा हुआ है। तो 3220 50 52 साल आप लगा लें, तो 52 साल के अंदर अब आप उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पासपोर्ट की स्ट्रेंथ देख लें और उनकी जो इकोनॉमी का साइज देख लें आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उन्होंने कितना अपने आप को डिसिप्लिन रखा है। सर कोई और सवाल इस हवाले से? थोड़ा सा फिर मेरे ख्याल को टेक्निकल इशू आ रहा है। हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है नवीद भाई, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। जी जी, अब आ रही आपको है? आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है। अच्छा, कुछ जी कमेंट्स हैं, मैं चाह रहा था साथ साथ हम ऐड कर लें, तो सर। गुफ्तगू के साथ साथ वो फिर ये सवालात के जवाब भी आप देते जाएं। अच्छा, जी आरजे मोहम्मद इरफान अशरफ साहब हमारे दोस्त हैं गुजरांवाला से, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, यस उम्मीद है। इन्होंने गालबन उस बात का मेरा जो है ना वो काउंटर किया। जी ये जी कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि उम्मीद नहीं है, तो इनको लगता है कि उम्मीद है, तो आपको लगता है मुख्तसर मुख्तसर की उम्मीद है? सर, मैंने मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जो कंक्लूड किया वो यही है कि उम्मीद तभी पैदा होगी अगर हम अपनी डायरेक्शन सही कर लेंगे, वरना अगर हम अच्छा, विशफुल डायरेक्शन। थिंकिंग के साथ चलते रहें तो फिर तो उम्मीद मुश्किल सी बात है। उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए मंसूर लेकिन अख्तर विशफुल गौरी थिंकिंग के साहब ने साथ। आगे ऐड किया है। सही, मंसूर अख्तर गौरी साहब ने आगे ऐड किया कि हमारे निज़ाम तालीम की ओवर हालिंग करना होगी, बिलखुसूस असातिज़ा की तरबियत और निसाब में तब्दीली के जरिए ही ये मुमकिन है। यही बात है मतलब आपने अभी की है, बिल्कुल। तो इन्होंने इसी चीज को सेकंड किया। तलाशे हक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आज क्या वालेकुम टॉपिक है, और इफ यू काइंडली टेल द टॉपिक। जी तलाशे हक साहब, माजरत वो जरा मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू में खत्म हो वो एक टॉपिक के ऊपर जो सवाल पूछा था, तो फिर मैं आपको बताऊं। आज बेसिकली हमारे साथ ये व्लॉगर हैं और ये एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं, अपनी एनजीओ रन करते हैं पाकिस्तान सिटीजन अलायंस, और उसके साथ साथ ये सिविक सेंस के ऊपर लिखते और बोलते हैं। तो आज हम मेनली सिविक सेंस को और जो रजा भाई के जो दूसरे एरियाज हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो अभी जो बात अभी इस वक्त तक हो रही है वो सिविक सेंस के ऊपर हो रही है, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं और वो सारी बातें। अच्छा, उसके बाद आरजे इरफान अशरफ साहब कह रहे हैं कि जो देखना पता नहीं पढ़ा नहीं जा रहा, उम्मीद बहुत अगले कमेंट में इन्होंने कहा है, तो मेरा ख्याल है कि मुझे वो भी समझ शायद नहीं कुछ पॉजिटिव बात ही कर रहे हैं आई। इस। ये उम्मीद है। अच्छा, सलमा वसीम साहब कह रही हैं कि सबसे पहले तो उस्तादों को एथिक्स सिखाने की सख्त जरूरत है। टीचर्स को एथिक्स का पता होगा तो स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो टीचर्स हमारे जो पाकिस्तान के जो असातिज़ा कराम है उनको नहीं पता एथिक्स क्या होती है? नहीं पता सर, नहीं पता ना, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर पता होगा तो वो नेचुरली बताएंगे बच्चों को। देखें, एक नेचुरल सी चीज है कि एक उस्ताद को ये पता होता है, अगर उसको इस चीज की सेंस हो, उसको पता होता है जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि ये चीजें साथ में बच्चों के अंदर इंकलकेट करनी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़े स्ट्रेटेजिक सिस्टमेटिक अंदाज में जब तक नहीं किया जाएगा तो ये विशफुल थिंकिंग रहेगी कि ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से नहीं हो सकती हमारे, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। पेरेंट्स ने तरबियत ठीक करना छोड़ दी, उलमा का किरदार नहीं है, और अगर हम असातिज़ा की बात करें तो वहां पर यही मसला है। अब तो कमर्शलिज्म की बात, जो एजुकेशन के जो हालात हो गए हैं वहां पर तो ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आप जितने जो बड़े बड़े कमर्शियल स्कूल हैं उनकी आउटपुट देख लें बच्चों की, ठीक है, उनके अंदर आपको तरह तरह के मसाइल। तो एक चीज मैं उस पर आना चाहूंगा, आपने वो जो बहावलपुर की एग्जाम्पल दी थी, तो सर ये भी हमारी जो है ना वो मैं आपसे साथ, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो मैं आपके साथ थोड़ा सा इतफाक इस चीज पे नहीं करता कि हमारा ये सिर्फ अनएजुकेटेड तबके का मसला है सिविक सेंस ना होना। हमारे यहाँ एजुकेटेड तबके का भी यही मसला है, जो मतलब उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन यकीनन उनके अंदर भी वही मसाइल पाए जाते हैं सिविक सेंस के हवाले से जो हमारे अनएजुकेटेड तबके के। उसकी मिसाल मैं आपको शादियों की दे देता हूँ। शादी के टाइम पे जो खाना खुलता है ना, उस टाइम जरा आप देख लिया करेंगे आप एजुकेटेड तबके की शादी में भी गए हूँ तो वहां पे भी लो वही हालात आपको मिलते हैं। ठीक है, एक सर, चल बदी मुझे रहेगी तो आप। किसी एजुकेटेड तबके ने कभी शादी पे नहीं बुलाया, ये आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पैसे वाले लोगों के पास भी जो है ना, मतलब ज्यादा आमदनी वाले लोगों के पास भी ये जो रवैया उनका बड़ा फुकदान है, क्योंकि आप मोटरवे पे भी जा रहे हो, आप बड़ी हाईवे पे जा रहे हो, लाहौर में आप देखते हैं तो एक ऐसे करके वो हाथ निकलता है गाड़ी में से, और उसमें शापर होता है, कभी वो औरत कभी बच्चा कभी कोई मर्द भी, तो वो अपना या रैपर उड़ता हुआ एक बाहर निकलता है। तो ठीक है कि मतलब हम लोग भी किसी जमाने में
होंगे ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल में तो कौमों का, लोगों का ये है कि अगर वो सीखने पे यकीन रखते हैं, अगर वो इस चीज़ में सोचें कि हमने अपने आप को चेंज करना है छोटी-छोटी सेंसेस में, चीज़ों में, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा इन चीज़ों पे काम कर सकता है। आगे आयशा सादिया का एक तवील कमेंट है, वो मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रही है कि सोसाइटी अफराद से बनती है और अफराद के रवैयों की तरबियत घर से होती है, और हम लोगों को डंडे के जोर से कुछ मनवा तो सकते हैं, पर मुस्तकबिल के लिए इसमें तरबियत का होना जरूरी है, क्योंकि वो कह रही है सिविक सेंसेस, अनस्पोकन नॉर्म्स, और तरबियत घर से ही नहीं होती। महंगे स्कूल कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि वालिदैन अपना फर्ज छोड़ दें, और अलमिया ये है कि बुनियादी बातें भी बच्चे को नहीं सिखाई जाती। खाना मेज पे कैसे खाना है, ये बात कैसे करनी है बड़ों से, वालिदैन की तरबियत जरूरी है, तभी अगले 10 सालों में लोगों में शऊर आएगा। लेकिन इसको मैं जरा आपकी दूसरी बात से जोड़ता हूँ। आपने कहा था कि अब बड़ों पे तो कोई फायदा नहीं है वक्त जाया करने का, और बच्चों को तरबियत किया जाए। वो कह रही है कि बच्चों को तरबियत नहीं होगी जब तक वालिदैन की तरबियत नहीं होगी, तो वालिदैन तो अब इस उम्र में 20, 25, 30, 40 साल की उम्र में तो सीखने को तैयार नहीं है अपनी आदत तब्दील करने को। तो ये फिर कैसे, ये तो वापस हम सुकेर वन पे आ जाएंगे। सर ये तो एक आइट्रेशन के थ्रू ही प्रोसेस होगा। अगर हम क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और 2, 4, 5 साल में हमें तब्दीली नजर आ जाए, तो जो चीज हमने इतना वक्त लगा के खराब की हुई है वो उसको फौरन से तो हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा आइट्रेटिव प्रोसेस होगा अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये थोड़ा सा ना वो साइकिल रिवर्स भी हो चुका है, जो हम पेरेंट्स से बच्चों और बच्चों से पेरेंट्स वाला। अब बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं। अगर बच्चों को सही। हम तरबियत उनकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर लेट से अच्छी होना शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत सारी चीजें घर में आके पेरेंट्स को बताएंगे। अब सारे पेरेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो करेंगे मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और ये चीज हम बड़ी कॉमनली देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, और मजे की बात ये कि अभी जो नई जनरेशन अभी आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर इंटेलिजेंस पुरानी जनरेशन से ज्यादा है। ये तो साइंटिफिक एक रिसर्च भी है कि हर आने वाली जनरेशन पिछले ज्यादा नहीं होती है। तो हमारे यहाँ ये चीज बड़ी कॉमनली नजर आती है। तो हमारे जो अभी आने वाले बच्चे हैं वो तो जहनी तौर पे वैसे ही बड़े तेज हैं, और वो पेरेंट्स को सिखाने पे यकीन रखते हैं। मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से वो पेरेंट्स को बताते हैं चीजें कि जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम बच्चों को वहाँ पे जो स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर ये तरबियत दी जाए, तो ये बिल्कुल आपको तब्दीली वो रिवर्स होती है, मतलब वो साइकिल रिवर्स होता हुआ नजर आएगा कि पेरेंट्स बच्चों को बताएं उसके बजाय बच्चे भी पेरेंट्स को बता रहे होंगे। और जो पेरेंट्स इस चीज को समझते हैं, अगर हम, जो मैंने उलेमा की बात की वो इसीलिए की है, उलेमा को छोटे छोटे बच्चे तो चले सुन लेंगे, लेकिन उलेमा को फॉलो करने वाले बड़े लोग ही होते हैं। उनके कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए जो है ना, वो बड़ों के कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए वो हमारे जो उलमा दीन है ना, वो और जो बाकी डिफरेंट स्कॉलर्स हैं दीन से हटके और डिफरेंट तरह के स्कॉलर्स हैं, ये चीजें वही लोग कर सकते हैं। और उन्हीं को सुन के जो है ना वो बड़े अपनी कोई थॉट, क्योंकि मेरा ख्याल है, हो सकता है अगेन मेरा ये अंदाजा गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है 30 साल के बाद ना आप एक रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते। आप कहते हैं बस ठीक है, जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, अब एक सर्टेन डायरेक्शन होनी मेरी चाहिए और इसके साथ जो है ना मैं बाकी अपनी जिंदगी गुजारूं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन इज ऑब्वियसली पेनफुल, और आप अपनी जिंदगी में सेटल डाउन होना चाहते हैं, ठीक है ना, सेटल डाउन होना चाहते हैं आप, एक डायरेक्शन लेके उसके बाद फॉलो कर। हर एक के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जी कब्र तक आप जो है ना वो सीख सकते हैं। हर बंदा इस चीज के ऊपर प्रैक्टिकली अमल नहीं करता वो नजर आता, ठीक है। बेशक वो बात सही। जुबान पे कहता है लेकिन अमल नहीं करता वो। सही। नाइला चौधरी साहबा, ये बेसिकली पेरिस में होती है, फ्रांस में, तो उसी हिसाब से कमेंट पढ़िएगा। वो कह रही है कि वो आप भी हमारी तरह है, हमारे कुछ लोगों को यही मसला है। पूरे यूरोप में हम लोग गंदी ड्राइव करते हैं, और हॉर्न्स तो पेरिस की पहचान है, और पेरिस में गंद भी बहुत डाल रखा है। यहाँ भी यही मसला है, लोग सुनते ही नहीं, बहुत सर खपाना पड़ता है। भी बात आप भी बात जारी रखें। जारी रखें, हम भी मायूस मायूस। नहीं, कभी तो असर होगा जी। आवाज आ फ्रांस रही का है? तो मुझे नहीं पता जी, फ्रांस का तो मुझे नवीद भाई नहीं पता। अब हो सकता है पार्ट्स ऑफ यूरोप में ऐसा मसला हो, लेकिन जैसे मैंने नहीं, आपको मतलब फ्रांस को तो हम बड़ा खुशबुओं का शहर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा फैशन
बड़ा मतलब आइकॉनिक उसे सिंबल समझते हैं टूरिज्म और बहुत सारी चीजों में। तो वो भी हम्म। वहां भी पाकिस्तान वाला हिसाब है, ये तो मतलब दुनिया में हर जगह ऐसे है। और मुझे मुझे नहीं पता कि फ्रांस के अंदर जो है ना, मैं फ्रांस नहीं गया हुआ, मुझे अंदाजा नहीं है ऑनेस्टली उसके बारे में। हो सकता है पार्ट्स ऑफ यूरोप में इस तरह का मसला हो, लेकिन जैसे मैंने आपको स्विट्जरलैंड की एग्जांपल दी, जर्मनी में गया नहीं हुआ लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। तो फ्रांस, मैं जब स्विट्जरलैंड गया ना, मजे की बात बताऊं, मैं आई वाज लुकिंग फॉर कचरा सीरियसली, कि कहीं तो नजर आए ना अच्छा। मुझे, रेल ट्रैक्स के ऊपर नजर आ जाए, कहीं फुटपाथ के ऊपर नजर आ जाए। अच्छा, हमारी तो आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ ये चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, उनकी आबादी कम है। तो मैंने वहां पे ये चीज देखी कि अगर आप रोड के ऊपर चल रहे हैं ना सर, तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, आप यूं जा रहे हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी वाले को अगर लगा है कि आपको पहले गुजरना चाहिए, तो वो खुद गाड़ी रोक के ना आपको हाथ से इशारा करेगा कि जी आप गुजर जाए, ठीक है, और गुजरने वाला हाथ से अच्छा। उसको थैंक यू चला जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर जो पेडेस्ट्रियन है उसको लगता है कि मुझे गाड़ी वाले को पहले रास्ता दे देना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ ये चीज प्रैक्टिकल शायद उतनी नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट जो है ना उस तरह से नहीं चल सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो इसके बिल्कुल 180 है ना, हम तो मतलब लड़ाइयाँ करते हैं, फतेह करते हैं, किसी किस्म का ख्याल नहीं करते। तो खैर, बजाय हम वो ट्रैफिक से वापस आने के बाद को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, उम्मीद रखना हमारे यहाँ एक बहुत ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। मैं इसको विशफुल थिंकिंग ही कहूंगा कि जब तक हम प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, तो ये विशफुल थिंकिंग है, ये तो मतलब होपिंग अगेंस्ट द होप। आपको पता है कि चीज नहीं होनी, फिर भी आप बस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि काश हो जाए, काश हो जाए, वो वाला मामला है ना। तो इससे तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर आपने हाल हाल ये तजवीज़ किया आपने कि बच्चों की तरबियत स्कूलों से हो या मदरसों से हो, और असातिज़ा की तरबियत और वालिदैन की तरबियत की ज़िम्मेदारी जो है वो मिंबर व मेहराब उठाए, वो उलमा उठाए। आप ये कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट की करे। गवर्नमेंट सर लॉ को स्ट्रिक्ट करे, गवर्नमेंट का तो यही काम है ना, लॉ की सर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट आप करे देखिए ना। काम है, गवर्नमेंट ने आपको कहा कि लॉकडाउन करे, गवर्नमेंट ने आपको कहा घरों में रहे, गवर्नमेंट लगी हुई है, इमरान खान साहब खुद आके ये बच्चों वाली चीजें वो समझा रहे हैं लोगों को, हाथ ना मिलाएं, ये ना करें, दस्ताने पहने। वो अब आप एक वजीर आजम आपके साथ लगा हुआ है, और आप किसकी सुनेंगे? मतलब क्या आप चाहते हैं? मतलब लोग लोग इधर अब बाहर जाते हैं। मैं परसों मुझे कुछ दो चीजें लेनी थी, मैं बाहर गया, दुकान वाले को मैंने कहा, फिर एक दूसरे शॉप पे जाने का इतफाक हुआ, तीसरी जगह मेरे जाने का इतफाक, बैंक में आज गया। मैंने अपना ना उनसे कहा कि स्टोर वालों से, मैं कहा भाईजान ये लोगों को आपने दायरे लगाए हुए हैं, इधर क्यों नहीं खड़ा कर रहे आप? ये मतलब इतना सीरियस है, 1,000 पर डे की एवरेज हो चुकी है, ये मर जाएंगे लोग। अपना मतलब अपना ये चीजें वो कह रहा है कि लोग लड़ते हैं, लोग नहीं कहते हैं कि अपना मतलब हमने ऐसे ही खड़े होना है, हमारा हमारा सौदा करो, हमारा बिल बनाओ, हमारा ये करो। लोग मौत को देख के, चीजों को देख के हम कितने केयरलेस हो सकते हैं? मतलब हम मतलब क्या, इसकी क्या इंतहा है मतलब? और सर आप ये तो हम कह रहे हैं कि आप मतलब पॉइंट जीरो पे चले गए हैं ना, गवर्नमेंट मैंने यही आपसे अर्ज गवर्नमेंट की तो थी कुछ शुरू नहीं, में गवर्नमेंट की कि उड़ा ये दी हवा में लोगों ने। आप मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ये चीजें, ये पॉइंट जीरो पे चले गए हैं आप वापस। ये शुरू में हमने ये बात की थी कि ये फौरन से ऐसे नहीं सेट हो सकता। वो वजीर आजम साहब अपील करेंगे या जो कोई भी अपील करे, वो फौरन से ये चीज नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये दूसरी डोमेन में एंटर होते हैं कि मैंने प्रैक्टिकली जो चीज देखी है ना, मैंने आप तस्करा भी किया उस चीज का नबी भाई, कि जो वेल ऑफ लोग हैं ना उनकी बात हो गई है इस टाइम, ठीक है। तो बहरहाल वो जो डिसिप्लिन की बात है ना शॉप्स के ऊपर, ये सारी चीजें, तो ये तो इस तरह से इंश्योर नहीं हो सकती। इसके ऊपर तो स्ट्रिक्ट लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ही एक ऐसी चीज है जो इसको इंश्योर कर सकती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मजे की बात तो नहीं, दुख की बात है कि जो लॉकडाउन ईज किया गया ना थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ा सा आसानी की गई है, उससे पहले हालात काफी बेहतर थे। जब लॉकडाउन में वजीर साहब ने ये कहा ना आगे कि जी हमारे वो इकोनॉमी सफर कर रही है, बाकी चीजों हम कुछ थोड़ा सा चीजें ओपन कर रहे हैं, तो लोगों ने वो हर एक ने उसको ये ले लिया अपने ऊपर के, बस ये हमारे लिए खुली इजाजत है। उसके बाद फिर जनाब डबल सवारी, क्या मोटरसाइकिलों के ऊपर आपको 3-3 लोग भी नजर आए हैं, मास्क पहने भी नहीं होते, रास्ते में आप गुजरे, पुलिस वालों ने मास्क नहीं पहने होते, लिफ्ट मांग रहे होते हैं, 3-3 कट्टे खड़े हो गए, लिफ्ट मांग रहे होते हैं कि जनाब हमें जाना है, और मास्क तक नहीं पहने होते। तो ये जो है ना अलविया है हमारा, कि हम चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं, हमारी चीज के बारे में कैजुअल है, इसको हम अपनी बहादुरी गिनते हैं ना। तो शुरू शुरू में हमने बड़ी मीम्स बनाई कि जी कोरोना यहाँ पे आएगा, गन देख के भाग जाएगा, कोरोना आएगा फलां चीज देख के भाग जाएगा, पाकिस्तान का टेम्परेचर ऐसा होगा, ठीक है। तो वो हम पहले तो हमें वो हर चीज के अंदर एक शुगर लगाने की एक आदत है, आपको पता है, तो वो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी भी है। हम जिस तरह के पिछले 2 दहाइयों में गुजरे हैं जिन हालात से, टेररिज्म और बाकी चीजों, तो हमें जरा थोड़ा सा अपने आप को इजी रखने के लिए वो चीजें अच्छी भी हैं। लेकिन हम
दूसरी तरफ एक चीज मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम मॉडरेट कौम नहीं है किसी भी लिहाज से, हम इंतहाओं पे जीने के आदी हैं, किसी भी लिहाज से, अच्छाई हो उसके अंदर भी, बुराई हो उसके अंदर भी। हमें जो है ना वो दरमियानी रास्ता पसंद ही नहीं है, जो कि हमारे दीन ने भी बताया। हमें पाकिस्तानियों को वो रास्ता पसंद ही नहीं है, हम एक्सट्रीम पे जीना चाहते हैं। अगर हमें कोई नैरेटिव पसंद नहीं है, हम उसको काउंटर करने के लिए जो नैरेटिव लेके आते हैं ना, उसके अंदर भी हम रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, फिर हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ठीक है, वो अगेन उसको काउंटर करने के लिए भी तीसरा नैरेटिव आता है, वो भाईजान की लाइन क्रॉस करते हैं, फिर चौथा आता है। हमारा इतना वो अमलगम बना हुआ है ना इस चीज का, मैं देखता रहता हूँ इस चीज को, बहुत एक अचार बना हुआ है सर हमारा इस चीज को, क्योंकि हम इंतहाओं पर जीने के आदमी। ठीक है, तो जैसे ही वो ईज हुई है ना हल्का सा लॉकडाउन के ऊपर, तो वो लोगों ने समझ लिया हर एक ने कि भाई ये मेरे लिए है, और बस फिर उसके ऊपर जनाब वो ऐसा ही है, इधर भी ऐसा हर ही एक है, आदमी। पिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है। लोग अपना, ये विलायत हुसैन वान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे साहब का मेहमान भी हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे मौजूआत पर प्रोग्राम हर रोज और मुसलसल होने चाहिए। अहमद अली रजा साहब बहुत जामिया और हकीकत पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं। आज के माशरे का हर नौजवान मारने के लिए सोशल इश्यूज पर इश्यूज से ज्यादा हमें बच्चों की तरबियत से पहले कुछ अर्सा के लिए बड़ों की तरबियत ज्यादा जरूरी है। क्या हर शहर में ऐसी कोई तहरीक शुरू हो सकती है? सवाल ये है तहरीक शुरू कौन करेगा, जो उसको हर शहर के अंदर आगे भी लेके जाए। शुरू बिल्कुल हो सकती है सर, लेकिन अगेन ये सर, ये अगेन मैं ये कहूंगा कि हमारे मजमूई ज़मीर का मामला है, जो है ना वो एक कंकॉर्डेड एफर्ट चाहिए इसके लिए हमें सोसाइटल शामिल है। लेवल के ऊपर। और वो तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये रियलाइजेशन होगी सर। बेसिक पॉइंट तो रियलाइजेशन है ना, अभी तो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हम खड़े कहाँ पे, हमें तो ये एहसास ही नहीं है कि हम किस घुटन के माहौल में रह रहे हैं और किस तरह से हम। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तानियों की बैरूनी दुनिया में इज्जत ना होने की ना एक बड़ी वजह, मतलब ये एक हकीकत है अनफॉर्चुनेटली, सिवाय कुछ मुल्कों के पाकिस्तानियों की इज्जत दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं की जाती। और उसकी एक बुनियादी वजह जो है ना, जो मुझे समझ आती है, वो ये नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। और मैं ये बात डंके की चोट पे साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के आप किसी हिस्से में चले जाएं, ठीक है, थर का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां पर भी कुछ बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद होंगे। लेकिन सर वो इलाके जिनको हम सिवाय बम धमाकों के किसी चीज के नाम से नहीं जानते हैं ना, अब वहां से आपको ऐसा ऐसा पोटेंशियल निकाल के दिखा दूंगा कि आप हैरान हो जाए। पाकिस्तान के किसी हिस्से में आप चले जाएं, बलोचिस्तान, बाजोड़ एजेंसी, मोमल एजेंसी, इंटीरियर सिंध, पंजाब तो चले रिलेटिवली बेटर है एजुकेशन के हवाले से, ठीक है, इस तरह से आप केपी के अंदर चले जाएं, तो बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, बहुत हमारे लोगों के अंदर काबिलियत मौजूद है, इंटेलिजेंस मौजूद है। हमारी इज्जत क्यों नहीं होती, हम डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अंदर नॉर्म्स और एथिक्स की कमी है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम पहचाने जाते हैं बड़े आराम से ये पाकिस्तानी है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्लियरली नजर आ जाता है कि जब हम सोशल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, सिविक सेंसेस की हम बात कर रहे थे, उनको फॉलो नहीं कर रहे होते, तो वो बड़ा आराम से नजर आ जाती है, चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है। सही। अच्छा, क्विकली हम मतलब इस मौजूद से फिर आगे आगे दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अभी दो तीन कमेंट्स और हैं इसके ऊपर। सलमा वसीम कह रहे हैं जी एल्डर पर्सन की तरबियत के प्रोग्राम होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन कौन करेगा? ये एक अलग कहानी है। नाइला चौधरी कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ तरबियत गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। मैं शायद वो कहना चाह रही है सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो शायद मतलब गवर्नमेंट की तरजीहात में ये शामिल है या कुछ और तरजीहात हैं, वो भी होना एक अलग चाहिए, मामला लेकिन है। गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है सर, उससे ज्यादा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और फिर इन अ कंट्री लाइक आर्स, जिस तरह के हमारे मसाइल है इकोनॉमिक, तो वी कैन नॉट पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन इट, ये भी चीज हमें जहन में रखनी चाहिए ना। इन चीजों के लिए पैसा चाहिए सर, रिसोर्सेज चाहिए ना, और स्पेशली अपना नॉन बिल्डिंग। प्रोडक्टिव, जिसकी कोई इकोनॉमिक गेन नहीं है, जिससे कोई इकोनॉमिक गेन नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करना तो तो फिर जरूर होंगे, लॉन्ग टर्म तो जरूर लॉन्ग होंगे, टर्म है। लेकिन हाँ, शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म लोगों में तो सही। यकीनन ये अफोर्डेबल नहीं है। आयशा सादिया ने बड़ा बोल्ड कमेंट किया। वो कह रही है हमारे यहाँ बच्चा ही प्लान नहीं होता, तरबियत प्लान कहाँ से होगी? बिल्कुल सही कह रही है जनाब। यहाँ जो पहला बिल्कुल बच्चा कह रही है है। वो मजबूरन होता है, जरूरतन होता है। और दूसरा बच्चा जो है वो पहले बच्चे से खेलने के लिए होता है। और तीसरा बच्चा सही। महज फरमाइश पे होता है कि चलो एक और कर लो। और चौथा बच्चा जोड़ी पूरी करने के लिए होता है। तो ये तीन चार बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं। ये मैं इससे तो मुतफिक हूँ, यहाँ तक आपकी बात से। बिल्कुल दूसरी तो ऐसे ही अगली है, सही बात है कह कि रही इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है कि नहीं, पहला बच्चा
और मतलब जो मैंने बोला, मैंने हाँ, एक पढ़े बगैर बोला था, इन्होंने वही बात की है। तो अगर आगे वो कहते दूसरा क्या, और अगर हाँ, दो जी बेटियां हो, अच्छा, को ये अलमिया है, बेटियों वाला, बेटों वाला। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बड़े डायलेमास हैं ये हमारे। और सोशल बात की स्ट्रक्चर जो है ख्वाहिश है डिपेंड उन चीज़ों के नगीना ऊपर की, करता है जो बंदे हैं, उनके सराहत में हमें नजर मतलब आती है। मैं तो इस विद डिस्टॉर्शन आ रही है, मेरा ख्याल आप रिफ्रेश कर लें, बार बार डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी तरफ। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो बुनियादी चीजें हैं सर कि जो जिनके ऊपर हमारी सारी बेस है। तो जाहिर है जब ये हमारे बेसिक यूनिट्स ठीक नहीं होंगे तो जाहिर है फिर उसकी आउटपुट भी हेलो। हमें वैसे ही नजर आएगी ना अल्टीमेटली। अच्छा नवीद भाई, आपकी इजाजत से अगर हम ये सिविक सेंस वाले टॉपिक को क्लोज कर लें और हम अगर पीसीए पे थोड़ी सी बात कर लें, अगर आपकी इजाजत हो तो। हेलो। जी जी, आपको आवाज नहीं आ रही नवीद भाई? आवाज नहीं आ रही आपको? मेरा ख्याल है नवीद भाई जरा गायब हो गए हैं। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम अब सिविक सेंस के टॉपिक को थोड़ा जरा क्लोजर की तरफ लेके आएं। तो मैं इसके अंदर एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा, और ये कि मुआशरे में सिविक सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों के अंदर हेलो। रेसिज्म कितना हो। जी नवीद भाई, आ गए आप वापस? जी अहमद, आपको नवीद भाई आवाज आ रही आपके, जी जी अब आ रही है, लेकिन फिर डिस्टॉर्शन आती है, आपकी पिक्चर भी गायब हो जाती है। मेरा ख्याल है आप रिफ्रेश कर लें अगर तो बेहतर है, आपका शायद इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है दोबारा। अच्छा, मैं ऑडियंस से उतनी देर में बात करूं जब देखिए, तक आप वापस आ। ये सामने वाई रिस्टार्ट करता हूँ, मतलब वो, सॉरी, रिस्टार्ट देता हूँ। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि मैं जोक्स की बात करता हूँ, लेट से बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं जो किसी दूसरे को हर्ट करते हैं। और वो उनमें से मेजोरिटी लोगों को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो बस अपना शुगर लगा रहे होते हैं, उनके लिए ये फन है। लेकिन किसी दूसरे के जज्बात किस लेवल पे मजबूर हो रहे होते हैं वो उस चीज़ का ख्याल नहीं करते। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपको, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं सेम बात को रेसिज्म के साथ। ठीक है, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे लोग बिल्कुल अनजाने में ऐसी चीजें करें। अनजाने से मुराद ये नहीं है कि वो मासूम है, अनजाने से मुराद ये कि उनके अंदर वो सेंस ही नहीं है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है इन चीजों की कि इन चीजों का कितना बुरा असर होता है दूसरे इंसानों के ऊपर जिनके साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हमारे यहाँ लिफ्ट के अंदर लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, मुंह के अंदर से स्मेल आ रही होती है, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर यही सेम प्रॉब्लम वहाँ नजर आ रहा होता है। मैं स्पेशली जो हमारे नए बच्चे आते हैं, रिक्रूट्स जो होते हैं, उनमें से जब मौका मिले मैं उनको इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनसे मैं बात करता हूँ। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर करें और आप इन चीज़ों को हल्का ना समझें। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, और सिर्फ एक्सेप्टेबिलिटी का मसला नहीं है, ये जो जितनी भी हमने अभी गुफ्तगू की है, उन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना इन सारे नॉर्म्स का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा नवीद भाई, कैन यू हेयर मी? जी जी, मुझे आ रही है आवाज। जी नवीद भाई, मैं जरा वाईफाई के एंटीने रिक्वेस्ट करना चाह शंटीने रहा था। इस तरह मोड़ के आया हूँ। जी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर हम सिविक सेंस के टॉपिक को अगर हम अब जरा क्लोज कर लें और पीसीए के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। वो हमारा एक मेन टॉपिक था और वो अभी तक कवर नहीं हो सका ब्रीफली, अगर उस पर हम बात कर सकें। हाँ, मैं भी यही चाह रहा था कि बस वो आखिरी कमेंट थे, तो उसके बाद हम अपना आगे बढ़े। मैं काफी देर से चाह रहा था, बल्कि क्योंकि टाइम भी काफी हो गया है। तो अच्छा, अ, मुझे थोड़ा सा ये बता दें, पहले थोड़ा सा मुख्तसर अपना वी लॉगिंग का बता दें कि वी लॉगिंग जो है, अगर कोई आना चाहे, काफी शोर है जी और एक कमाने का अच्छा जरिया भी है, लोग इसे अपना मतलब अर्न भी कर रहे हैं, मशहूर भी हो रहे हैं, और चीजें भी हैं। तो लोगों को कोई टिप्स, कोई चीजें कोई बता दें, कितना इक्विपमेंट, कितना खर्चा, क्या चीज चाहिए होती है एक व्लॉगर बनने के लिए, चार पांच चीजें, स्टेप्स बता दें, मतलब मेन चीजें। कोई व्लॉगर बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है?
सर मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप बहुत मेगा लेवल पे जाने का मत सोचें जिसने भी व्लॉगिंग की तरफ जाना है। मैं कोई बहुत बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं और मेरा ज़्यादा जो रुझान है वो वैसे सोशल टॉपिक्स के ऊपर होता है। बाकी ट्रैवल व्लॉग्स में करता हूँ, चंद एक मैंने कुछ अपलोड किए, एक दो और मजीद इन प्रोसेस हैं कुछ बाहर के। अच्छा, उसमें ऐसा है कि अगर आपके पास फ़ोन है, ठीक है, अच्छे कैमरा वाला, तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट लुक फॉर अ वेरी हाई फाई कैमरा। आपने कोई टॉप नॉच कैमराज की तरफ नहीं जाना, शुरू में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना। की वजह ये है कि अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब पे, मैं तो अभी फिलहाल नहीं कर रहा, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया अपना, क्योंकि मेरी और बहुत सारी मसरूफियात हैं। तो अगर आप उसको अर्न करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपका ये मकसद है, तो आप शुरू में बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। आप अपना चैनल बनाएं, उसको जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, और वैसे तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ये सजेस्ट ही कर सकता हूँ कि सिर्फ प्रैंक्स और ये सारी चीज़ें में ना पड़े। हर बंदा यही चीज़ कर रहा है और उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसकी मतलब शुगर की हद तक ठीक है, लोग देख भी लेते हैं। और मुझे भी इनफैक्ट मशवरे दिए गए कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, आप प्रैंक करें, आप ये करें, वो करें, ताकि लोग जो है ना व्यूज़ बने आपके वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों के अंदर। मैं समझता हूँ कि अगर लोग टाइम निकाल के वीडियोस को देखते हैं तो उसमें कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मेरी अपनी सोच है और मैं समझता हूँ कि मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप भी इस तरह की चीज़ें चूज करें जिससे दूसरों को फायदा हो, जिससे सोसाइटी को फायदा हो और खुद आपकी जो है ना वो लर्निंग हो उसके थ्रू। अच्छा, इक्विपमेंट की नवीद भाई ने क्वेश्चन किया, तो इक्विपमेंट के हवाले से अगर आपके पास फोन है तो आप जो है ना वो एक उसके साथ वो ले लें जो सेल्फी स्टैंड ले लें, या उसको हम जनाब वो थ्री पॉड कहते हैं वो ले लें, जो ठीक है। जिसके ऊपर आप उसको जो है ना वो आप समझ लें 3 पैरों वाला एक डिवाइस ही है, उसके अंदर आप फोन, जिसमें मैंने अभी भी फिक्स किया हुआ है अपना फोन, ताकि जो है ना वो आप उसको मूव अराउंड कर सकें जब आपने करना है। और उसके अलावा वो अगर उसकी जो लेग्स हैं वो फ्लेक्सिबल हों तो वो बेहतर है। वो मिल जाते हैं इस तरह के बड़े कॉमनली, अगर आप मार्केट से जाके, कैमरा मार्केट से आपको मिल जाते हैं। और एक अच्छे वाला जो है मेरा ख्याल है वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का आपको बड़े आराम से मिल जाता है। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो एक अच्छा माइक है, ठीक है, वो भी आपको बड़ा सस्ता जो है ना वो बोया एक कंपनी है, इसका माइक मैं यूज करता हूँ। वो आपको मेरा ख्याल है कोई 2,000 1,500 में जो है ना अच्छा माइक मिल जाता है। तो स्टार्ट विद आपको एक अच्छा माइक चाहिए, और ट्रिपल स्टैंड चाहिए। कितने में मिल जाता है, स्टैंड जो अच्छा स्टैंड? सर वो भी अच्छा तकरीबन स्टैंड ये कितने में सारा मिल जाता इक्विपमेंट है? जो है ना, माइक और ये स्टैंड स्टैंड मिला के आपको अच्छे वाला 4-5-6 हज़ार में ना आपका अच्छे वाला इक्विपमेंट वो आ जाता है। और मेरा ख्याल है कि फॉर बिगिनर्स उनको अपने फोन से अच्छा। करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेशली आईफोन 10 है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, और सैमसंग का, अगर आपके सैमसंग के कैमरा बहुत अच्छे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास अभी का फोन है, तो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, और मैंने इसके कैमरा से ब्लॉग्स बनाए काफी सारे और उसकी क्वालिटी अच्छी थी। तो डोंट लुक फॉर हाई फाई इन्वेस्टमेंट और बड़े कैमरा की तरफ मत जाएं, वरना वो ये होगा कि अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी इनकम को आपके एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं लेके जा सके, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे कि जनाब मैंने इतने सारे पैसे लगा दिए और वो फिर आप प्लान तरीके से नहीं चल सकते। आप जल्दी में होंगे कि किसी तरह जो है ना व्यूज आ जाए और मेरे पैसे रिकवर हो जाए और मैं जल्दी भी कमाना शुरू कर दूँ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कवर करके। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप फोन से स्टार्ट करें। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी, आपका फोन, आपका माइक्रोफोन चाहिए आपको, और आपको एक स्टैंड चाहिए जिससे आप जरा रोटेट कर सकें। वक्त के साथ साथ फिर आप जो है ना वो मिररलेस कैमरा की तरफ जा सकते हैं। आप डीएसएलआर तो बहुत आगे की चीज होती है, जब आपने कोई बहुत जबरदस्त किस्म की सिनेमेटोग्राफी करनी है जिसके लिए फिर आपको ज़ाहिर है एक से ज्यादा लोगों की टीम हो तो फिर ही मजा आता है उसके अंदर। तो फिर वो बहुत लंबी बातें हैं, वो आगे जाके आप अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो बाकी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। जब आपने इंप्रूवमेंट्स करनी है वक्त के साथ साथ, कैसे आप इंक्रीमेंटली जो है ना वो चीज़ों को बेहतर करें, वो आपको मिल जाएंगी। फॉर बिगनर्स मेरी यही 3 चीजें हैं मैंने आपको बता दी। और वो बिगिनर में लैपटॉप नहीं चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए? सॉफ्टवेयर का हाँ, लर्निंग भी जरूरी है क्या, लैपटॉप बिल्कुल वीडियो चाहिए। ट्रेनिंग के लिए करने के लिए? लैपटॉप बिल्कुल चाहिए आपको, अच्छा, और लैपटॉप चाहिए। एडिटिंग जो है ना वो आपको चाहिए। आप जो है ना वो प्रीमियर प्रो के अंदर कर सकते हैं एडिटिंग, और वो एक बेहतरीन टूल है, और उसके अंदर आपको हर तरह के इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, एडिटिंग भी बहुत सारी जो है ना वो आसान है उसके अंदर और अच्छी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जितने भी ब्लॉगर जो प्रोफेशनली भी कर रहे हैं वो भी वही यूज करते हैं, और बिजनेस के लिए भी मेरा ख्याल है ये कि एक फ्री अच्छी है चीज। सॉफ्टवेयर प्रीमियम प्रो जो बता रहे हैं? सर इसको आपको बाय करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके क्रैक वर्जन हमारे यहाँ आपको पता लोग यूज करते अच्छा, हैं, कॉपीराइट्स का ट्रेंड तो है नहीं, तो क्रैक वर्जन इसके मिल जाते हैं। सही है, टोरेंट वगैरह जो यूज करते हैं इसके ऊपर।
सही। जी अच्छा, अब हमें आप ये तो हो गया, मेरा ख्याल है कि लोगों को समअप कर देते हैं। लैपटॉप आपको चाहिए, आपको जी। प्रीमियम प्रो चाहिए, और प्रीमियम के अंदर आपने वीडियो एडिटिंग, कटिंग और उसके ऊपर टाइटल वाइटल कैसे डालने हैं, ये यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद है। आपने और म्यूजिक तीसरे ऐड नंबर करना पे है, आपको आपने ऐड करना है, हाँ, फैक्ट्स आपने एक ऐड कैमरा करने चाहिए। हैं। हाँ, कैमरा चाहिए। कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल फोन को यूज कर सकते हैं उसके कैमरे को व्लॉगिंग करने के लिए, थोड़ा सा बेहतर हो जितना अच्छा है। उसके अलावा आपको एक ये ट्राइपॉड चाहिए और एक अच्छा माइक चाहिए। जी जो आपने ये हेडफोन जैक जो जहाँ पे इसमें लगता है फोन में, वहीं पे वो माइक अटैच हो जाएगा, जी जी, ताकि बिल्कुल आपकी बिल्कुल आवाज जो है ना वो ज्यादा अच्छी, आवाज ज्यादा बेहतर है। और बिल्कुल सही। ये वायरलेस माइक भी इसमें बेहतर रहता है। सर वायरलेस में थोड़ा सा महंगा हो जाता है, मैंने इसीलिए जो बोया वाला कहा ना, ये वायर्ड है, ठीक है, तो ये जरा सस्ता पड़ जाता है आपको, बिगनर्स के लिए ये ठीक है। वायरलेस आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है। आपको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन वो ये कि ठीक वो है। फिर 10-15 हज़ार का खर्चा हो जाता है आपको, जो अच्छे वाला माइक है 15 हज़ार में। सही। तो ये मिल मिला के, यानी कि अगर मैं लैपटॉप वगैरह भी डालूं, ब्रांडेड लैपटॉप भी आप ले लें, तो मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार रुपए में आप अपनी व्लॉगिंग का करियर शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास जी आइडियाज हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, जी। बेशक कोई फनी वीडियो बनाना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो प्रीमियर ये प्रो के यहाँ लिए से ना, करियर देखिए स्टार्ट हो सॉरी मैं सकता आपकी बात काट रहा हूँ, प्रीमियर प्रो के लिए ये है कि आपके लैपटॉप की स्पेक्स अच्छी होंगी, वो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा है। सा अच्छा, आपको फिर मतलब अगर आपका ठीक है, तो स्पेक्स थोड़ा अच्छी नहीं है तो फिर वो हैंग होगा फिर बाद 10 हज़ार का खर्चा आप और बढ़ा लें, यानी कि 30, 40, 40 थाउजेंड तक आप ले जाएं कि आपको व्लॉगर बनना है, तो 40, 40 जी 40 से 50 चले कर लें। तो जनाब, जो सुनने वाले हैं, 50 हज़ार रुपये अगर आपके पास है और शौक है, तो आप व्लॉगिंग का कैरियर शुरू कर सकते हैं। और आजकल बड़ी बूम है, क्योंकि इंटरनेट जिस तरह 4G 5G पे जा रहा है, अब वीडियो स्ट्रीमिंग एक बहुत एक नॉर्मल सी बात है, जिस तरह बिल्कुल आप टेक्स्ट वगैरह देखते हैं। और लोग आप यही देख लेंगे, अभी हम इतनी जितनी गुफ्तगू अली रजा ने की है, इतनी गुफ्तगू करने के लिए अगर लिखना पड़ता तो मेरे ख्याल है आपको बहुत सारे 8-10 पेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना ना आप लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है व्लॉगिंग का, और इसकी तरफ आए। और इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है, और मुल्क के अंदर भी आप पैसा लेके आते हैं, चीजें लेके आते हैं, इनडायरेक्टली भी आपकी एक और तरह की कंट्रीब्यूशन है, और लोगों के साथ भी, चीजों के साथ भी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आखिरी मौजू की तरफ। मैं जानबूझ के मैंने सोचा था पहले जरा सिविक सेंस पे बात कर लें, क्योंकि वो उसमें लोगों की तरबियत का है। इसमें भी मैं जानना चाहूंगा कि ये हर कोई एनजीओ बनाई फिरता है। जिससे मैं बात करता हूँ, मेरे दोस्तों में इधर उधर देखता हूँ, ये मेरा फलाना इनिशिएटिव है, मेरे फलाना। आप क्यों बनाई आपने एनजीओ? इतनी एनजीओ पहले फिर रही हैं, काम कर रही हैं, स्कूल में भी कर रही हैं, मतलब इसमें भी कर रही हैं, आपको क्यों ख्याल आया मैं भी एनजीओ बना? सर ख्याल जो है ना, मैं अब कोशिश करूंगा, टाइम बहुत हमारा हो गया, जरा ब्रीफली इसको बताऊं। 2010 हाँ में हाँ, फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में सारे सूबों के अंदर। मैं नस में ठीक पढ़ता है। था, हॉस्टल में था उन दिनों में मैं, तो मैं वो सारे अपडेट्स देखता रहता था, एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड लुकिंग एट दैट। उस टाइम पे मैंने ये चीज़ देखी कि आपको पता है हमारे यहाँ लोगों को डोनेट करने का, चैरिटी करने का शौक तो हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है, हम बहुत बात सुनते रहते हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी इस पे बहुत बात करते हैं। तो मैंने उस टाइम सही है। देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो फ्लड रिलीफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं लोगों की। लेकिन एक उसके अंदर जो है ना वो मुझे रिडंडेंसी नजर आई, और वो ये थी कि हर कोई अपनी अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के ना वो एक चीज कर रहा होता है, तो उसके अंदर रिसोर्सेज जो है ना उनकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, और रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं, डुप्लीकेशन हो रही होती है। लेट से आप बालाकोट सामान लेके जा रहे हैं, हर कोई कपड़े उठा के लेके जा रहा है, मेडिसिन उठा के लेके जा रहा है, ठीक है, फिर 10 एनजीओ उठती हैं, वो 20 एनजीओ उठती हैं, वो सारे के सारे फूड लेके चले जाते हैं, ठीक है। नीड असेसमेंट जो है ना वो बहुत कम एनजीओ करती हैं, जो पहले जाके देखती हैं कि एक्चुअल में जरूरत क्या है वहां पे, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, उस प्रोपोर्शन के साथ फिर वो चीजें वहां पे लेके जाते हैं। ये जो बहुत ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड तरीके एफर्ट नहीं है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, ये जो पाकिस्तान में बहुत ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज हैं वो ये काम करती हैं, बाकी जो छोटे छोटे एनजीओज हैं वो सारी फिर अपने जो है ना वो जो उनको जिस तरफ रुख होता है ना उससे चल पड़ती हैं। तो सही। इसलिए जो पाकिस्तान पीपल्स अलायंस, आपको नाम से भी थोड़ा सा वो बड़ा सा कैनवस फील होता होगा शायद, तो इसका मेजर जो कॉन्सेप्ट था ना उस टाइम वो ये था कि हम एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, ताकि एक तो डुप्लीकेशन में बचा जा सके, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब जब डिजास्टर आएंगे तो हम मिलके बहुत सारी एनजीओ काम करें और उसके अंदर नीड असेसमेंट बेस्ड काम हो और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे, ट्रांसपोर्ट के रिसोर्सेज बचेंगे, डुप्लीकेशन से बचेंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें स्टार्ट वहां से हुआ था। और उसके बाद
डिटेल्स तो इसकी बहुत लंबी है, मैं मजीद 1 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन ये कि मैं व्यूअर्स हमारे आते जाएंगे, तो इसलिए हम जरा इसको क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं। कोई 1.25 घंटा से ऊपर हो गया टाइम हमारा ऑलरेडी। तो सही सही। अच्छा, उसके बाद फिर अब डिजास्टर तो एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह बचाई रखे, वो कभी कभार एक होती है कि मेजर डिजास्टर आते हैं, तो फिर हमने कोई एक लाइन लेनी थी जिसके अंदर जो है ना वो हम रेगुलरली काम कर सकते हैं। तो अब बाय चांस ये कि मेरा भी जो टेंडेंसी थी, इंक्लिनेशन थी, वो ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर की तरफ थी। मेरे जो बाकी को फाउंडर्स थे उनकी भी इसी तरफ थी। तो हम फिर एजुकेशन सेक्टर की तरफ चले गए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। मैं अभी जो करंटली जो हमारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनकी तरफ आता हूँ। एक स्कूल है जो हमारा जोहर टाउन के अंदर, जिसमें 150 कमोबेश बच्चे जो है ना वो एनरोल्ड हैं करंटली, और उसमें से 95% से ज्यादा बच्चे जो है ना वो सब्सिडाइज्ड फीस के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब व्हाट आई अच्छा। मीन बाय दैट इज 16 ऑर्फन्स हैं करंटली, और हमारा टारगेट है कि हम और कोई 4-5 बच्चे जो है ना 20 तक हम कम से कम उसको लेके जाएं ऑर्फन्स को। वो कम्प्लीटली जबरदस्त। फ्री है एजुकेशन, उनसे हम किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते उनसे। और उसके अलावा उनको हम खुद ज़ाहिर है चीज़ें जो उनकी यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, वो सारी उनको प्रोवाइड भी करते हैं। अच्छा, बाकी जो तादाद है उनके अंदर भी 95% जो बच्चे हैं वो सब्सिडाइज्ड फीस के ऊपर पढ़ रहे हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है स्कूल का, वो प्रॉफिट मॉडल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी है। और इसका बेसिकली मॉडल ये है कि हम यहाँ पे वो बच्चे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं और टैलेंटेड हैं, और उनके वालिदैन ख्वाहिशमंद हैं कि वो पढ़ाएं, हम उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं। और टीचर फैकल्टी क्वालिटी इज क्वाइट गुड। बिल्डिंग हमारे पास प्रॉपर स्कूल की जो बिल्डिंग है जिस तरह से होनी चाहिए वो है, विद ऑल द रिक्वायर्ड स्कूल का फैसिलिटीज। नाम क्या है? एंड दी लाइसिएट स्कूल। दी दी लाइसिएट स्कूल जोहर दिलाइए। टाउन में। जी, जोहर टाउन में जीवन मार्केट की बैक साइड पे शमशानी रोड के ऊपर जाके ही आता है, ठीक है जी, अहमद चौक के ठीक है पास। ठीक। उसके अलावा अच्छा, ये ये है भी कि बताइएगा कि अगर कोई लोग आपको कंट्रीब्यूट करना चाहें, कोई भी जी देखने वाले, या बाद में आप ये वीडियो जी शेयर करें लोगों के साथ कोई भी कहीं भी, जी। तो आपको वो स्कूल को कभी भी विजिट कर सकते हैं। आजकल तो लॉकडाउन है, बंद होगा वैसे ही, आजकल लेकिन कुछ लॉकडाउन है, जो है, जब इंशाल्लाह खुलेगा तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, बिल्कुल तो हमारी वो टीम मौजूद होगी। दोबारा दोबारा रोड का नाम जरा दोबारा बता दीजिए जिसके ऊपर है, लाहौर में जीवन। शमशानी रोड है जोहर टाउन में, जीवन मार्केट है, यूरो स्टोर है वहाँ पे बहुत फेमस, उसके साथ ही शमशानी रोड जाता है, उस रोड के ऊपर ये ठीक स्कूल है। अहमद ठीक। चौक आता है वहाँ पे, और थोड़ा सा आगे बढ़िए वहाँ उसके साथ। और जो देखने वाले हैं वो भी इनको जो अहमद को फॉलो करना चाहें यूट्यूब पे इनकी व्लॉग्स को, तो वो अहमद अली रजा, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो इनका चैनल आ जाएगा अहमद अली रजा के नाम से। और उसके साथ ये HAHMAD है, ये जरा आपने याद रखना है। और उसके साथ इनका जो फेसबुक पर पाकिस्तान सिटीजन अलायंस को आप टाइप करेंगे तो आपको वो पेज आप सर्च कर लेंगे, पाकिस्तान अगर आप सिटीजन मेरी प्रोफाइल पे भी अलायंस। जाएंगे तो उसमें आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, पाकिस्तान सिटीजन अलायंस का पेज जो है और ना, वहाँ अहमद पे मिल की प्रोफाइल पे भी आप देख सकते हैं। तो अहमद का ज़रूर साथ दें, इनको सपोर्ट करें, इनके कॉज को। मैं पर्सनली मतलब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनके काम को। अभी इन्होंने कोरोना के सिलसिले में लाखों रुपए का राशन, एक इनका जो सेक्शन है डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से इन्होंने बेसिकली PCA को कायम किया था, उसके तहत इन्होंने किया। इसके अलावा ये हर रमज़ान में लोगों को राशन तकसीम करते हैं। लोगों के जो ऐसे लोग हैं जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जो लोगों की आमदनियाँ कम है, उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं, घरों में राशन पहुंचाते हैं, और बड़े आसान तरीके से, कोई सेल्फी लेके और कोई वो मतलब इस तरह का चक्कर नहीं है कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए। तो आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं जी। साथ तो पैगाम दे उसके दूँ साथ कुछ। ये है कि हमारा जो एजुकेशन का जो सेगमेंट है उसके अंदर दूसरा हमारा मेजर एक प्रोजेक्ट है, शाहिद जावेद एंड लियाकत अली स्कॉलरशिप्स। अच्छा, शाहिद जावेद जो है वो मेरे को फाउंडर हैं, अदील जावेद उनके फादर मरहूम का नाम है, और लियाकत अली मेरे फादर मरहूम का नाम है, वालिद मरहूम का। तो ये हमने अपने दोनों ने अपने फादर्स के नाम पे जो है ना ये स्कॉलरशिप स्टार्ट किया, और ये उन बच्चों के लिए जो बहुत एकेडमिक्स के हवाले से बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अफोर्ड नहीं करते यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की फीस या कॉलेजेस की फीस। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसकी दो क्विकली हाईलाइट्स मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फादर जो है वो एक चने वगैरह की रेडी लगाते थे जो गाँव में। उस बच्चे को हमने 8th क्लास से पिक किया था, और अलहमदिल्ला वो बच्चा ग्रेजुएट है, और करंटली जो है वो CSS की तैयारी कर रहा है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह क्लियर होगा अगर उसको कामयाबी दे। दूसरा एक ऐसा बच्चा जिसकी फैमिली में वो पहला ग्रेजुएट है, ओकाड़ा के एक गांव से वो बिलोंग करता है, और उसको वो पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने अपनी इंजीनियरिंग की, और अभी वो यूके फर्दर स्टडीज के लिए, वो यूके वाली उसकी ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड नहीं है हमारी तरफ से,
लेकिन उससे पहले जो थे वो कर रहे थे। तो ये जो है ना वो शायद कैटेगरी के हवाले से कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसके अंदर हम बिल्कुल एनरोल करते हैं। अच्छा, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से आपने बता दिया, मैं कुछ हाईलाइट सिर्फ बता देता हूँ कि हमने आईडीपीज के लिए काम किया जब वजीरिस्तान के दरब जब स्टार्ट हुआ और वो आईडीपी मूव किए वहाँ से डिफरेंट एरियाज में लकी मरवत बनी और डिफरेंट साइट्स के अंदर सड़क वगैरह वाली उन्होंने लकी मरवत और बनी में मेडिकल कैंप्स किए, फूड सप्लाई की, कुकिंग यूटेंसिल्स और ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा बनू के अंदर, लकी मरवत के अंदर, और उसके बाद अवान में जब जल्जला आया था तो वो कराची की एक टीम के साथ मिलकर, कराची से कोयटा एरियाज करीब पड़ती हैं हमारे लिए, थोड़ा पंजाब से ऑब्वियसली डिफिकल्ट, तो वो हमने किया। 18 तारीख जंग में जब फ्लड्स आए, चिन्नौर में फ्लड्स आए, तो उस टाइम पे भी हमने काम किया। और उसके अलावा टाइम टू टाइम जो डिफरेंट डिजास्टर्स आते रहे उसमें हम कंट्रीब्यूट करते रहे। अभी जो कोरोना की वजह से जो हुआ है उसके अंदर तकरीबन 450 प्लस फैमिलीज को अभी तक हम सपोर्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग अबाउट अ मंथ अगो। अच्छा, और जबरदस्त। वो 450 उसके से साथ ज्यादा साथ जी को अल्हम्दुलिल्लाह 450 ऊपर है जी, वो राष्ट्र नंबर इज में। ग्रोइंग आप लोगों की सपोर्ट से। और उसके अलावा रमजान में हमारा हर साल एक जो है ना वो इसार के नाम से, इसारे रमजान के नाम से होता है एक प्रोजेक्ट, और उसके अंदर भी हम जो है ना हर साल कुछ 100 फैमिलीज को करते हैं, और अभी तक टोटल 1700 प्लस फैमिलीज जो है वो उसके अंदर ओवर द इयर्स हम उनको सपोर्ट कर चुके हैं। लास्टली जो एक प्रोजेक्ट सही हमने सही। बहुत पहले माशाल्लाह। स्टार्ट किया, लेकिन हमारा उस टाइम इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी और इतनी लर्निंग भी नहीं थी, तो अब चूंकि एक लर्निंग का हमारा ओवर द 10 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, तो हमने माइक्रो फाइनेंस के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कस्बे हलाल के नाम से, कस्बे हलाल के नाम से। और उसके अंदर हम अच्छा, माइक्रो फाइनेंस। इंटरेस्ट बिला सूद आसान साथ पे कर्जे देते हैं लोगों को, जो कि अपने स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आप समझ लें। कोई खातून है वो घर के अंदर कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती हैं, कोई साहब जो है वो रिक्शा चलाना चाहते हैं, कोई फ्रूट वेंडर है वो अपनी रेडी लगाना चाहते हैं, या करंट जो रेडी है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली अभी फोकस हमारा उनके ऊपर है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोनर। तो करंटली जो है ना वो उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो ऑर्फनेजेस हैं और शौकत खाना में इनके साथ टाइम टू टाइम हमारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आपको जो बताए हैं, स्कूल है, शाह जावेद खान लियाकत अली स्कॉलरशिप है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और इसार है फूड सपोर्ट प्रोग्राम, और माइक्रो फाइनेंस है। और मैं इसको कनेक्ट करूंगा नवीद भाई, हमारा जो टॉपिक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिविक सेंस, और तो सिविक सेंस के साथ पीसीए की जो एक्टिविटीज है, ये कोई रैंडम एक्टिविटीज नहीं है कि हम बस कर रहे हैं और चलता जा रहा है काम। हम ये समझते हैं कि हमारी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वी शुड कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। और एक चीज मैं स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ, और अपने मेंटोर्स से भी मैंने ये चीज सीखी है, कि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपने जिंदगी में सेटल डाउन होके या बहुत ग्रोथ के बाद जनाब ये काम स्टार्ट करने हैं, शायद वो टाइम कभी भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर तवज्जो ना दें, बल्कि आई एम अ स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ दिस आइडिया कि आप पहले अपने आप को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश जरूर जिंदगी में करें, फिर आप एक्सपेंशन करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना जितना काम आप साथ साथ कर सकते हैं वो आप जरूर करते रहें। जब हमने स्टार्ट किया था हम स्टूडेंट्स थे, मैंने आपको बताया मैं नस में पढ़ता था, छोटे छोटे बच्चे थे हम उस टाइम पे, ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी हमारी, शुरू शुरू में हम ग्रेजुएशन के अंदर थे, और हम अपनी पॉकेट शेयर करके हमने ये काम स्टार्ट किया था। कुछ बच्चों की एजुकेशन हल्का सा भी चम सॉफ्ट जिनकी फीस थी उनको स्कूल में डलवा के, तो इस तरह से ये चीज स्टार्ट हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो चीज ग्रो होती रही। तो तो आप अभी ये जितना कर सकते हैं, जो आप लोगों को डोनेशन वगैरह, डोनर वगैरह, वो पब्लिक है, मुखिर हजरात हैं कैसे, या कोई एजेंसी है, इदारा है, फॉरेन सोर्स है, लोकल सोर्स है, कोई गवर्नमेंट है, कैसे आप फंडिंग कैसे नहीं सर, वाइब्स? ना तो गवर्नमेंट है, ना कोई फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं फिलहाल हमारे पास, ना कोई क्राउड फंडिंग की तरफ फिलहाल हम गए हैं। फिलहाल हमारे वही डोनर्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स हैं, और वो लोग जो हमें इतने अरसे में काम करते देखते आ रहे हैं। ज़ाहिर है वो सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़ा होता जाता है। इस साल जो हमारा टारगेट है ओवरऑल वो 6 मिलियन का है, कंबाइनिंग ऑल द प्रोजेक्ट, स्कूल का और बाकी सारा जो बजट मिला के जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उनका। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो डिफरेंट हमारे सर्कल के डोनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक्सपैंड होता रहता है वो सर्कल, उन्हीं से पूरा होता है। हाँ, अलबत्ता इसको हम अब चूंकि हम में से किसी का ये इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है, अभी हम जरूर इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी और स्कूल के हवाले से भी कुछ हमने रिफॉर्म्स की हैं। उसमें हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं वो ऐसी पोजीशंस पे आएंगे कि ये उनका इनकम सोर्स भी होगा, और ताकि वो फुल टाइम इसको दे सकें, और उसमें यकीनन फिर जाहिर है वो चीज़ शामिल हो जाएगी।
तो उस टाइम पे हम जरूर देखेंगे इसकी फर्दर एक्सपेंशन इन द कमिंग ईयर कि हम दोनों एजेंसी की तरफ भी जाएंगे। वो फ्यूचर में हमें यकीनन देखना पड़ेगा कि एक्सपेंशन के लिए बजट हमारा काफी जो है एक्सपेंसिवली ग्रो करेगा, वो हम यकीन देखेंगे। अभी तक ये जो मैंने आपको सही। चले, बहुत शुक्रिया। ये दुआ आपके लिए आई है कि बच्चे के ख्यालात तो अच्छे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अल्लाह मदद जरूर करेगा। खुश रहो बेटा। तो इंशाल्लाह। जी, बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हमें भी यकीन है कि जी ये बहुत मेहनत कर शुक्रिया। रहे हैं, और बहुत सी मल्टी डायमेंशन में ये मेहनत कर रहे हैं। और अभी यकीन करें कि अगर हम सिर्फ पीसीए पे बात करें तो मेरा ख्याल है कि हमें घंटा डेढ़ और चाहिए। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, सर इनके जो मामलात हैं, जितने डाइवर्स ये काम कर रहे हैं, ये लोगों को कर्जे दे रहे हैं बिला सूद, छोटे कर्जे छोटे मोटे काम के लिए, कि मतलब जो पॉवर्टी से निकालने के लिए, भीख मांगने से निकालने के लिए लोगों को, उस तरीके से आप इनके साथ दें। ये पैसे को काम में ला रहे हैं। इनके इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनके इंस्पायरेशन है, वन ऑफ द मेंटोर्स डॉक्टर हुमायूं एहसान साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब हैं, जिनसे इन्होंने सीखा है, डॉक्टर इजहार इंस्पायरेशन ली है चीज़ों हैं। के लिए। इंसान साहब वगैरह हैं। तो ये मैंने पर्सनली, क्योंकि अहमद से मुलाकातें रहती हैं, तो मैं जानता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा, बहुत नेक नीयत और बहुत खुश दिल नौजवान है। और इतने हम सीरियस नहीं हैं जितने आज हम इस टॉक में और चीज़ों में हो गए हैं। हम बड़े जॉली हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम अहमद बहुत बात करता है, लिखता है इस पे सिविक सेंस के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि और इसकी जो व्लॉगिंग है वो बिल्कुल वो शुगल मेले या टिकटॉक वाली नहीं है। इसकी बड़ी मकसदियत है, ये बड़े लोगों के साथ जो सोचने समझने वाले लोगों के साथ मिलकर ये मैंने वैसे कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से एक एक बात करेंगे या इंटरव्यू करेंगे आपस में एक दूसरे का, या व्लॉग। हमने शायद कुछ और सोचा था कि बैठ के टॉक करेंगे, किसी मौजू को छेड़ेंगे, उस पर कोई गर्मा गर्म बहस करेंगे, और मतलब लोगों के जो थिंकिंग है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिर कभी सही, मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा सा हमें जो डिस्टर्ब किया, नेट कनेक्शन ने भी डिस्टर्ब किया है, लेकिन स्टिल द वीडियो इज देयर। जो आपने बोला है, कोशिश की है कि आपके तमाम ख्यालात एक जगह जमा होकर यहाँ पर आ जाएं, चीज़ें आ जाएं। इट्स देयर, यूट्यूब पे भी आ जाएगी, फेसबुक पे तो ये मेरे है ही है, और आप यू कैन शेयर इट, मतलब वेर एवर यू लाइक। लेकिन आखिर में मतलब कोई पैगाम हो आप दें जाते जाते, कुछ भी, मतलब अपना कुछ भी कहना चाहें, वट एवर यू फील लाइक। सर पैगाम मुख्तसर ये है कि मैं कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात या कोई बहुत डिफरेंट बात नहीं करना चाहता। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि बहुत आम बातें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती हैं। जो हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात की है, मैं उसी के हवाले से दो मुख्तसरन बात करूंगा। एक तो ये है कि आप सिर्फ अपने हुकूक का ख्याल मत रखें सोसाइटी के अंदर, अपने फ़राइज़ का ख्याल भी रखें। और ये चीज़ ठीक है। इतनी छोटी नहीं होती जितनी हमने समझी हुई है हुकूक और फ़राइज़ वाली बात। इससे आपका पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका इसके साथ जुड़ा होता है, और आपको पूरी सोसाइटी की आउटपुट जो है ना वो इस चीज़ के साथ जुड़ी होती है कि इंडिविजुअल्स अपने हुकूक और फ़राइज़ का कितना ख्याल रखें। तो इसलिए आप अपनी बिट तो कंप्लीट करें ना, डू योर ओन बिट, और फिर दूसरों को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपके किरदार को देख के लोग आपके दीन से इंस्पायर नहीं होते तो आपको अपने ईमान के ऊपर गौर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने किरदार के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन अपने रेटरिक के ऊपर और बातों के ऊपर, क्या ठीक है क्या गलत है और मेरा क्या राइट है उसका क्या फ़र्ज़ है, उसकी बजाय मेरा क्या फ़र्ज़ है उसका क्या राइट है। अगर थोड़ा सा इस पर भी हम गौर करें तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह हमें इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट भी नजर आएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी कही है, मुख्तसरन दोबारा कह देता हूँ कि आपको जितनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है दूसरे लोगों का ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द। ऑर्गेनाइज चैरिटी ऑब्वियसली डिमांड लॉट। आपको चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, तो बहुत इसकी जो है ना वो आपके लिए डिमांडिंग होती है चीज़ें। तो आप अनऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं, आप अपने सर्कल में ऐसे लोग जो मोहताज हैं जिनकी आप ज़रूरतों का ख्याल रख सकते हैं वो रखें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते खोलता जाएगा कि आप उसको एक्सपेंड कर लें और फिर आप इंशाल्लाह उसके इफेक्ट भी देखेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का, नवीद भाई आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपने आज अचानक कॉल की, मैं और खैर वो बात नहीं बताता जो आपने मैंने की। मैंने ना अपने दोस्तों, वो क्या कहते हैं, कुर्रा कुर्रा तो नहीं डालता, लेकिन अब दोस्तों की एक फहरिस्त है, और मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि अ मैन इज नोन बाय बाय द कंपनी ही कीप्स। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं कि मैं लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और मैं
मेरी कोशिश बस यही है कि लोगों के सवाल, अपने सवाल उनके सामने रखूं और लोग उनसे सीखें, लोग उनको जानें, लोग उनसे जुड़े, लोग उनसे कनेक्ट हों। आप इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, आपसे जुड़े, आपसे मतलब आपके कामों को फॉलो करें, आपके कामों में कंट्रीब्यूट करें। बस यही है, एक मकसद है कि अगर एक अच्छी चीज है, मतलब एक दोस्त एक अच्छा है, तो उसे भी दुनिया के सामने लाया जाए, चीजों के सामने लाया रखा जाए। बस इससे ज्यादा और हमने मतलब क्या, एक चीज है कि बामकसद ये हो जाए, शायद ये लॉकडाउन, ये चीजें कुछ हम अपनी सतह पे, अपने डोमेन में, अपने जो इर्द गिर्द रिपल्स क्रिएट कर सके, हमें करना चाहिए। और ये भी मेरा भी मानना है कि शायद मैं कोई समाज सुधार, ये वो या वो सोशल एक्टिविस्ट या कुछ भी नहीं हो, उसमें ये सोचता हूँ कि हमें अपने इर्द गिर्द की 2 फुट की जगह को कम से कम खूबसूरत बनाना चाहिए। और ये ऐसा दोस्तों के ताउन के बगैर, दोस्तों की मदद के बगैर, दोस्तों के शामिल, तो आपका शुक्रिया सर, मैं बहुत शुक्रिया सर, व्यूअर्स का जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपका शुक्रिया है कि आप लोग आ जाते हैं, मान रखते हैं। और मैं आखिर में, रजा की आपने बातें सुन ली सारी, मैं आखिर में बस ये थी, सिविक सेंस की बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही थी, बड़ों की तरबियत की बात हो रही थी, ये हम बच्चों की तरबियत की, कल हमने तालीम के ऊपर बात की। ये नॉन एजुकेशनल बातें हैं, जो एक तरबियत गाहें थी, हमारी जो चीज़ें थी, खानकाहें थी, या जो भी थे मामलात, वो मामलात अब वैसे रहे नहीं है। लेकिन एक है, एक चीज़ है, उसमें भी किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी शख्स की, एक आखिर में मैं हमेशा अपने ये लॉकडाउन लाइफ के आखिर में हमेशा बात करता हूँ, और वो बात आज की ये है कि मैं उसे बंदा नहीं समझता जो बंदे को बंदा ना समझे। तो बंदा समझिए लोगों को, उसे भी उसी खुदा का, उसी क्रिएटर का बनाया हुआ समझिए, और ये समझिए कि वो भी आपकी तरह सांस लेता है, उसकी रगों में भी आपकी तरह एक राल खून दौड़ता है, उसकी भी वैसी ही इज्जत नफ्स है जैसी आपके अपनी है, या आपके करीबी रिश्तेदारों, या आपके माँ बाप, या आपके किसी भी प्यारे, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है। वो भी वही वैसी ही इज्जत नफ्स कैरी करता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता है, चाहे उसे खुदा ने आमदनी ज्यादा दी है या कम दी है, चाहे उसके घर में रिस्क के लिए ये अली रजा जैसे लोगों को वसीला अल्लाह ने मुकर्रर किया है। लेकिन एक बात याद रखें, किसी की इज्जत नफ्स को कभी मजरूह ना करें। इसमें ना कोई पैसा लगता है, ना कुछ और लगता है, सिर्फ आपके दो बोल हैं, आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड है। एक कमेंट भी आया था, तो साथ में मैं वो भी आखिर में जाते रहता, सलमान वसीम साहब ने कहा कि मजाक करने, उड़ाना उड़ाने में कुछ डिफरेंस है जो हम नहीं समझते। वाकई ये सही बात है कि हम इज्जत नफ्स को बहुत ज्यादा मजाकों में भी और चीजों में भी, मजाक कीजिए, आप जुगत लगाइए, आप चोट कीजिए, लेकिन शगुफ्ता कराए में मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, और ज्यादा से ज्यादा बंदे की जात को इन्वॉल्व करके कभी उसे उस हद तक ना लेके जाइए कि दूसरा बंदा आपको देखे और फिर नजरें चुराए कि आखिरी दफे से इंटरेक्शन अच्छी हुई। बहुत शुक्रिया। अपना, अपने गिरदो नवाज के लोगों का, सब लोगों का ख्याल रखिए, लोगों में आसानियां तकसीम कीजिए, लोगों के अंदर यूं ही खुशियां बांटते रहें, और लोगों के अंदर जो है वो इस वबा में इससे निकलने का हौसला पैदा करें, और ये भी लोगों को बताएं कि किस तरह ज्यादा से एहतियात करनी है, इसको ईजी नहीं लेना। अपना और अपने प्यारों का ख्याल करें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां अता फरमाए। अली रजा, आपसे फिर बात होती रहेगी, फिर हम किसी और मौके पर किसी और चीजों के साथ आपके साथ फिर आएंगे। इस वबा के बाद ख्वाहिश है कि हम एक और किसी और तरह का वीलॉग क्रिएट करें, हम जरा समाज के कुछ और उठते हुए सवाल इंशाल्लाह। आपस में थड़ों पर बैठकर डिस्कस कर रहे थे, उन चीजों को भी हम लेकर आए खुल के, इंशाल्लाह। फिर होती है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। सबसे मुलाकात। टेक केयर सर। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।